इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं बजट मेकिंग प्रोसेस। ये हमारा थर्ड यूनिट है पब्लिक फाइनेंस चैप्टर का। तो पढ़ते हैं बजट कैसे बनाया जाता है और बजट्स के क्या क्या फायदे होते हैं और ये पब्लिक पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी के प्लानिंग में हमें कैसे मदद करता है। ठीक है, ये भगवान क्या जुल्म है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले यूनिट में हमने देखा था कि गवर्नमेंट के कुछ फंक्शंस होते हैं। रिचर्ड मसग्रेव जी ने जो बताए थे वो 3 फंक्शन कौन कौन से। एलोकेशन फंक्शन, एलोकेशन फंक्शन बोलता है कि ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस होना चाहिए। फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, अपन ने ये देखा था कि वेल्थ इनइक्वालिटी अगर ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किया जाता है। और लास्ट में आता है स्टेबलाइजेशन फंक्शन। और ये स्टेबलाइजेशन फंक्शन किसके लिए यूज होता है कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ग्रोथ क्या हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए, इसके लिए अपन स्टेबलाइजेशन फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, अब ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इसकी हमने को प्रायर प्लानिंग करनी पड़ती है ताकि हम ये जो चीजें हैं ये चीजें प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। तो इस प्लानिंग को ही, इस सारी चीजों के प्लानिंग को ही क्या बोला जाता है, बजट बोला जाता है। ठीक है, बजट इज यूज टू रेगुलेट एंड रिस्ट्रक्चर कंट्रीज इकोनॉमिक प्रायोरिटीज। हमारी क्या क्या प्रायोरिटी है, हमें कौन सी चीजें पहले परफॉर्म करनी है, कौन सी चीजों को पहले इंप्रूव करना है, कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज को अपने को पहले प्रेफरेंस देना है, ये सारी चीजें कहाँ पे डिसाइड होती है, बजट में डिसाइड होती है फाइनेंशियल ईयर या बोलते हैं उसको फिस्कल ईयर स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, तो बजट में एक्चुअली होता क्या है समझो। बजट में बेसिकली क्या होता है कि कौन से चीजों से या कौन से सोर्सेस से अपने पास पैसे आने वाले हैं और वो पैसे किस किस चीजों पे खर्च होने वाले हैं, ये बजट में डिसाइड किया जाता है। ये एकदम पूरे बजट का क्रक्स है कि कौन कहां से पैसे, कौन से सोर्सेस से पैसे आएंगे और कहां कहां पे वो पैसे खर्च होने वाले हैं। यानी बजट में बात की जाती है रेवेन्यू की, बजट में बात की जाती है एक्सपेंसेस की, और बजट में और एक चीज की बात की जाती है वो है डेट की। डेट कौन सा सर, पब्लिक डेट, यानी जो पैसा या जो लोन गवर्नमेंट ने उठाया है उस डेट को बोला जाता है पब्लिक डेट। अब ये जो बजट होता है या बजट का डॉक्यूमेंट होता है वो सबसे कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव यानी ब्रॉड नेचर वाली रिपोर्ट होती है गवर्नमेंट फाइनेंसेस की। मतलब गवर्नमेंट के जो फाइनेंसेस होते हैं उसकी सबसे ब्रॉड रिपोर्ट कोई है तो वो कौन सी है, बजट है। ठीक है, ये एमसीक्यू बन सकता है इस चीज पे, ये याद रखना है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग, बजट मेकिंग की प्रोसेस कैसी है ये अपने को देखना है। बजट प्रोसेस इज मींस बाय विच एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांचेस टुगेदर फॉर्मुलेट कोहेरेंट सेट ऑफ टैक्सिंग एंड स्पेंडिंग प्रपोजल्स। क्या बोला है कि दो ब्रांचेस है, कौन सी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव ब्रांचेस यानी ऐसी ब्रांच जो लॉ बनाने का काम करती है उसको बोला जाता है लेजिस्लेटिव ब्रांच। यानी पार्लियामेंट वगैरह जो लॉ फॉर्म करते हैं, लॉ बनाते हैं, लॉ को पास करते हैं, वो लेजिस्लेटिव ब्रांच हो गई। और दूसरी ब्रांच होती है एग्जीक्यूटिव ब्रांच। लेजिस्लेटिव ब्रांच ने जो भी लॉज बनाए हैं क्या हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा या करवाना पड़ेगा लोगों से, सर अपने आप तो लोग फॉलो नहीं करेंगे, उनसे करवाना पड़ेगा। तो जो ब्रांच इस लॉ को फॉलो करवाती है उसको बोला जाता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच। तो बजट मेकिंग प्रोसेस में ये लेजिस्लेटिव ब्रांच और एग्जीक्यूटिव ब्रांच दोनों भी ब्रांच साथ में आके काम करती है। ठीक है, अब ये साथ में आके क्या डिसाइड करती है, साथ में आके बेसिकली दो चीजें डिसाइड करती है कि कितना टैक्स वसूल करना है और कितना स्पेंडिंग करना है। ये चीजें डिसाइड करनी है अपने को कि फ्यूचर फाइनेंशियल ईयर में या फ्यूचर फिस्कल ईयर में जो कि आने वाला है, नेक्स्ट आने वाला है, उसके लिए कितना टैक्सेशन वसूल करना है और कहाँ कहाँ पे चीजें स्पेंड करनी है या कहाँ कहाँ पे पैसा स्पेंड करना है, यही चीजें अपने को डिस्कस करनी है। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का मतलब समझ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम ये वर्ड बहुत बार यूज करते हैं, कौन सा, बजट। बजट ये वर्ड बहुत बार यूज किया जाता है, बट बहुत आश्चर्यजनक बात यह है कि बजट इस वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया है। बजट ये टर्म यूज नहीं किए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या यूज किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में बजट की जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये वर्ड यूज किया है। तो अगर मैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलूं या बजट बोलूं, एक्चुअल में एक ही चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ पे बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में, और नॉर्मल डे टू डे लाइफ में उसे बजट बोला जाता है। आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि
हर फाइनेंशियल ईयर में एक बजट पेश करना है, किसको? पार्लियामेंट को, दोनों भी हाउसेस को, मतलब लोकसभा और राज्यसभा को, जो एस्टिमेटेड रिसीट्स यानी जो भी पैसा आने वाला है और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करने वाली है वो हमें बताए। ठीक है, क्या बोला कि हर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले गवर्नमेंट को एक बजट बनाना है जिसमें वो बताएंगे कि कितने वो रिसीट्स यानी कितने पैसे उनके पास आने वाले हैं और कितने एक्सपेंडिचर वो करने वाले हैं, और उसी स्टेटमेंट को क्या बोला जाएगा? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कहाँ पे लिखा है? ये आर्टिकल 112 में लिखा है। ये भी एमसीक्यू वाला पार्ट है कि कौन से पार्ट में बजट का जिक्र हुआ है या बजट बनाना है, ये कौन से आर्टिकल में बोला है। ऐसा अगर पूछा गया तो तुम जवाब क्या दोगे? आर्टिकल 112। ठीक है, तो कहां पे बनाना है या किसके सामने रखना है? राज्यसभा एंड लोकसभा। पहले लोकसभा पे रखा जाता है और फिर राज्यसभा में रखा जाता है। तो ये दोनों हाउसेस की बात यहाँ पे की है। ठीक है, अब बजट मेकिंग प्रोसेस अपने को देखना है कि बजट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसकी प्रोसेस क्या है, बैक स्टेज क्या काम किया जाता है, उसे पार्लियामेंट में कैसे प्रेजेंट किया जाता है और उसका कैसे एग्जीक्यूशन किया जाता है। ये तीनों चीजें अपने को देखनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बजट मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है अगस्त से लेके सितंबर के बीच में। मान लो तुम्हारा बजट चालू होने वाला है या तुम बजट बना रहे हो 2024-25 का, बजट का बना रहे हो 2024-25 का, तो इसके बनाने की प्रोसेस कहाँ पे चालू हो जाएंगी? सर ये चालू हो जाएंगी सितंबर 2023 में। कहाँ पे चालू हो जाएंगी? सितंबर 2023। ठीक है, और वो प्रेजेंट कब किया जाएगा? सर वो प्रेजेंट किया जाएगा फरवरी 2024 में। ठीक है, बट उसकी प्रेजेंटेशन की बात अपन बाद में करेंगे। पहले अपन देखेंगे कि बजट स्टार्ट कहाँ से हुआ। सर उसकी जो प्रिपरेशन है वो सितंबर से अगस्त के बीच में चालू हो गई। फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर का बजट हम बना रहे उसके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, अब क्या किया जाता है? एक सर्कुलर भेजा जाता है। सर कौन सर्कुलर भेजता है और क्या होता है इस सर्कुलर में? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक सर्कुलर भेजता है जिसमें दो चीजें होती है, इंस्ट्रक्शंस एंड फॉर्मेट। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस समझना, सारे मिनिस्ट्रीज को, स्टेट्स को, यूनियंस को एंड ऑटोनोमस बॉडीज को, ऑटोनोमस बॉडी यानी जो गवर्नमेंट के अंडर तो आती है बट थोड़े फ्रीडम के साथ काम करती है, तो ये हो जाएगी ऑटोनोमस बॉडीज। ठीक है, इन सारे मिनिस्ट्रीज को, जहां पे बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है या कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है, ऐसी सारी बॉडीज को ये सर्कुलर भेजा जाता है। और क्या बोला जाता है उसमें? उसमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि तुम्हें ये जो फॉर्मेट दिए हैं ये कैसे फिल करने हैं। अब सर उस फॉर्मेट में क्या होता है? उस फॉर्मेट में बेसिकली ये होता है कि तुम्हें अगले साल के लिए कितना पैसा लगने वाला है, कितना एक्सपेंडिचर लगने वाला है, और तुम गवर्नमेंट के अकाउंट में कितना पैसा कमा के देने वाले हो, यानी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का पूरा जो फॉर्मेट है वो तुम्हें वहां पे उस सर्कुलर के जैसे बोला है उस फॉर्मेट में तुम्हें भर के देना पड़ता है। ठीक है, क्या क्या देना पड़ रहा है? सर एक्सपेंडिचर भी भर के देना है कि कितना खर्चा लगने वाला है और कितना पैसा हम एस्टिमेटेड कमा के दे सकते हैं अगले साल, ये भी अपने को वहां पे लिखना है। ठीक है, पर्पस ऑफ बजट। सर पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि वह जो भी लोगों को खर्चा लगने वाला है अगले साल गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स को, वो अपने को पता चल जाता है। ठीक है, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव शेड्यूल मिल जाता है सबको कि क्या क्या बना के देना है, उनको क्या क्या चीजें चाहिए, और जिससे एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है डेटा में और फॉर्मेट में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सिर्फ बोल दिया कि तुम्हें कितना एक्सपेंडिचर लगने वाला है और तुम्हें कितना रेवेन्यू लगने वाला है, ये हमें मेल कर दो, तो कोई मिनिस्ट्री या कोई गवर्नमेंट ऑफिस सिर्फ दो फिगर ही भेजेगा, सर ये हमारा एक्सपेंडिचर, ये हमारा रेवेन्यू। कोई ऑफिस क्या करेगा? 10 पेज का रिपोर्ट ही भेज देगा पूरा का पूरा, सर हमें यहाँ पे खर्चा लगने वाला है, यहाँ पे खर्चा लगने वाला है, वगैरह वगैरह। तो क्या हो जाएगा, ये डेटा जब कंपाइल करेंगे सारे मिनिस्ट्रीज का, तो ये कंपाइलेशन प्रोसेस में फिर डिफिकल्टी आएंगी। क्यों? क्योंकि सब लोगों ने जो फॉर्मेट भेजा है वो फॉर्मेट डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो इसीलिए पहले सर्कुलर बनाया जाता है और सर्कुलर में इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाते हैं कि ये कॉलम तुम्हें भरने हैं जिस फॉर्मेट को तुम्हें साथ में दिया गया है उसके, और तुम्हें उसमें क्या क्या भरना है ये भी बता दिया जाता है, ताकि डेटा की कंसिस्टेंसी और डेटा का फॉर्मेट मेंटेन रहे, ताकि कंपाइलेशन में आसानी हो। क्योंकि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज है,
बहुत सारी ऑटोनॉमस बॉडीज है, तो इनका जो इतना बड़ा डेटा है वो कम समय में अपने को कंपाइल करना पड़ता है, तो इसलिए मेक श्योर करना पड़ता है कि ये जो फॉर्मेट्स है वो फॉर्मेट कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब जो डिपार्टमेंट के एस्टिमेट्स आते हैं, सर काय के एस्टिमेट्स, अरे रेवेन्यू के और एक्सपेंडिचर के एस्टिमेट्स, ये दोनों एस्टिमेट्स आते हैं, और इन एस्टिमेट्स का क्या किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है, चेक किया जाता है कि इन्होंने क्या क्या भेजा है। किसने बोला कि पिछले साल उनको 2000 करोड़ लगे थे, इस साल उनको 7000 करोड़ चाहिए, तो इतना एक्सपेंडिचर में सडन चेंज क्यों आया, तो ये समय अपने को पूरा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, किसी मिनिस्ट्री ने बोला कि पिछले बार हमने 500 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था, इस साल हम सिर्फ 600 करोड़ का, सॉरी, इस साल हम सिर्फ 200 करोड़ का रेवेन्यू कमा के देंगे, तो इनका रेवेन्यू कम क्यों हुआ, तो ये सारी चीजें अपने को देखनी पड़ती है, यानी ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को देखनी पड़ती है। ठीक है, भूल गए क्या कि सर्कुलर किसने भेजा था, सर सर्कुलर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, तो उसका रिप्लाई भी किसको आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। ईच मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट सबमिट एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, हाँ उनसे आ गया। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर असेसमेंट ऑफ अपकमिंग ईयर, ये करंट ईयर की बात चल रही है क्या, नहीं अपकमिंग ईयर, बट आगे चल के मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि उसमें करंट ईयर की फिगर्स भी लिखी रहती है और अपकमिंग ईयर की फिगर्स भी लिखी रहती है। Separate estimates for receipts and expenditure are prepared to outline revenue projections and necessary expenses, कितने expenses लगने वाले हैं और कितने revenue projections, कितने एक्सपेंसेस लगने वाले हैं और कितने रेवेन्यू प्रोजेक्शंस होने वाले हैं, या कितना पैसा हम कमा के देने वाले, ये सारी चीजें बताई जाती है। ठीक है, अब उसमें क्या क्या दिया जाता है, तीन चीजें। सबसे पहले बजट एस्टिमेट्स, यानी तुम कितना कमा के देने वाले हो या कितना पैसा तुम्हें मिलने वाला है फ्यूचर ईयर में या नेक्स्ट ईयर में, और कितना खर्चा तुम्हें लगने वाला है नेक्स्ट ईयर में, तो बजटेड एस्टिमेट्स। ठीक है, करंट ईयर के एस्टिमेट्स भी तुमने कहीं भेजे होंगे पिछले साल के बजट प्रिपरेशन के वक्त, उसमें थोड़ा सा रिवीजन आया होगा। फॉर एग्जांपल हम बजट काय का बना रहे थे, सर 24-25 का बना रहे थे, ऐसा ही बजट का जो सर्कुलर है वो 23-24 में आया होगा और उसके हिसाब से बजट बनाऊंगा, बट कुछ कारण से खर्चा ज्यादा लगा होगा या कम लगा होगा, तो उसके रिवाइज एस्टिमेट्स भी इस फॉर्मेट में देने हैं। क्या देने हैं, रिवाइज एस्टिमेट्स करंट फाइनेंशियल ईयर के। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि तुम ये बजटेड का एस्टिमेट दो, बट पिछले साल के रिवाइज एस्टिमेट भी इसके साथ देने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, और फिर एक्चुअल फिगर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, मतलब तुम लोगों को 3 साल का डेटा प्रोवाइड करना है। सर कौन कौन से, हम बजट कौन सा बना रहे हैं, सर 2024-25 का, तो उसके एस्टिमेटेड फिगर दे दो। ठीक है, सर 2023-24 का, 24-25, ठीक है, 2023 2023-24 का रिवाइज एस्टिमेट भेज दो, क्योंकि फाइनेंशियल अभी खत्म नहीं हुआ है, बट हो सकता है ना कि खर्चा किस कारण से ज्यादा हो गया, किसी कारण से कम हो गया, तो उसके रिवाइज एस्टिमेट्स, ठीक है, एस्टिमेट्स। और जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, सर कौन सा खत्म हो गया, 22-23 खत्म हो गया, तो 22-23 की एक्चुअल फिगर्स दे दो। सर ये 3 साल की फिगर क्यों मांग रहे, इसीलिए ताकि वो कंपेयर कर सके कि पिछले बार तुमने कितना रेवेन्यू जनरेट किया था, उसके पहले साल तुमने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, और नेक्स्ट ईयर तुम कितना रेवेन्यू जनरेट करके देने वाले हो, इसका जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन इजीली हो जाए। इसके लिए 3 साल की तुम्हें क्या मांगी जाती है, इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। ठीक है, आगे प्री बजट कंसल्टेशन। अब ये सारा एस्टिमेट आ गया, एस्टिमेट आने के बाद 24-25 का एस्टिमेट आ गया, एस्टिमेट आने के बाद उसको कंपाइल किया जाता है, और कंपाइल करने के बाद एक रिपोर्ट बनी, ठीक है, कि कितना पैसा कितनी मिनिस्ट्रीज मांग रही है वगैरह वगैरह, ये टोटल कितना होगा, ये सब बना। ठीक है, अब इस पे कंसल्टेशन होता है। कंसल्टेशन कौन कंडक्ट करता है, फाइनेंस मिनिस्टर कंडक्ट करता है, और बहुत सारे लोग जो बजट मेकिंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं उनको भी इसमें बुलाया जाता है, ताकि वो अपना व्यू प्रेजेंट करे। कौन कौन, फाइनेंस मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया जाता है स्टेट्स के, फिर इंडस्ट्री एसोसिएशंस को, एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर रिप्रेजेंटेटिव्स को, लेबर ऑर्गेनाइजेशंस को, और नीति आयोग के एक्सपर्ट्स को भी बुलाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू बन सकता है, समझा, कि इन लोगों को बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि देखो हमने जब लोगों से उनके एस्टिमेट्स मंगाए हैं, तो उसके बेसिस पे हमें ये सारे एस्टिमेट्स मिले हैं, इतना रेवेन्यू हमें आने वाला है, इतना एक्सपेंडिचर हमें करना है, तो तुम्हें इसमें कोई दिक्कत है क्या,
या तुम्हें इसमें कोई चेंज ऑफ ओपिनियन है क्या इस बारे में, तो ये भी तुम्हें सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। हो सकता है कि लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोले कि इस बजट में लेबर्स के लिए कुछ है नहीं, तो हमें लेबर्स के ऊपर ज्यादा खर्चा करने वाला बजट चाहिए, या उसमें वो बजट का रिवीजन चाहिए, तो उस केस में तुम्हें वैसे रिवीजन्स करने पड़ेंगे। ठीक है, अब गोल क्या है इस मीटिंग का? टू इंटीग्रेट डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड इंश्योर बजट रिफ्लेक्ट्स नेशनल प्रायोरिटीज। ऑफ कोर्स ये सारे जो लोग हैं वो अलग अलग पर्सपेक्टिव या अलग अलग इंसेंटिव लेके आ रहे हैं। किसी का इंसेंटिव है कि लेबर का अच्छा हो, किसी का इंसेंटिव ये है कि इंडस्ट्री का अच्छा हो, कोई बोलता है किसानों का अच्छा होना चाहिए। तो ये डाइवर्स जो पर्सपेक्टिव है, ये सारे लोग अपना अपना पर्सपेक्टिव प्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे क्या बनेगा, एक अच्छा बजट बनेगा। जिस पैसे की, या जहां पे सबसे ज्यादा हमें पैसे की जरूरत होगी देश को, ठीक है, तो वहां पे हम पैसा खर्च करेंगे, इसीलिए ये मीटिंग बुलाई जाती है। ठीक है, तो यहां तक आ गए हम। सर ये समझ में आ गया हमें कि पहले सर्कुलर भेजा गया, सब लोगों ने इंफॉर्मेशन भेजी, उस इंफॉर्मेशन को अपन ने कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद एक मीटिंग बैठी जिसको हेड किया फाइनेंस मिनिस्टर ने, और जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एसोसिएशन वाले, लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाले, नीति आयोग के एक्सपर्ट्स एंड इकोनॉमिक्स सारे अवेलेबल थे। उन्होंने अपना व्यू प्रेजेंट किया, और उसके बेसिस पे अगर चेंज करना रहा तो चेंज किया हमने, जहां पे नेसेसरी था वहां पे। ठीक है, अब इस कमेटी को क्या बोला जाता है? एस्टिमेट्स कमेटी। एस्टिमेट कमेटी में प्रोवाइड सजेशन फॉर बजट फॉर्मेटिंग विच देन फाइनेंस मिनिस्ट्री कंसिडर। बट क्या दिए जाते हैं एस्टिमेट कमेटी? सिर्फ क्या दी जाती है? सजेशन दे सकती है कि तुम्हें ये चेंजेस करने चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री उस पर सोचेगी और फिर चेंजेस करेगी। ठीक है, और लास्ट में आता है फाइनलाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। सर फाइनेंशियल फाइनलाइजेशन, हाँ फाइनलाइज करेंगे और उसके बाद प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट कहाँ पे करेंगे? सर पहले लोकसभा में प्रेजेंट करेंगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में बोला है, और फिर राज्यसभा में प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। बजट इज फॉर्मली प्रेजेंट बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन लोकसभा। सबसे पहले कहां पे प्रेजेंट किया जाता है? लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। तो बजट की स्पीच जो होती है, याद रखना, वो कहां पे होती है? लोकसभा में होती है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर की। फॉर्मेट कैसे प्रेजेंट किया जाएगा वो कौन डिसाइड करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिसाइड करेगा। और बजट स्पीच सबसे इंपॉर्टेंस रखती है उस दिन जिस दिन बजट प्रेजेंट किया जाता है। अब ये जो बजट स्पीच है ये दो पार्ट्स में होती है, पार्ट 1 एंड पार्ट बी। पार्ट 1 में जनरल बातें की जाती है कि प्रेजेंट इकोनॉमिक कंडीशन क्या चालू है, गवर्नमेंट किस मुद्दे पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहता है, कितना रेवेन्यू कलेक्शन एक्सपेक्टेड है, और कहाँ कहाँ पे हम स्पेसिफिकली एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। मतलब ब्रॉड लेवल की बातें यहाँ पे होती है, सारी ब्रॉड लेवल की बातें यहाँ पे होती है। फिर पार्ट बी में प्रोग्रेस बताया जाता है कि पास्ट में जो इनिशिएटिव्स लिए थे वो इनिशिएटिव्स क्या है, और फिर नए टैक्सेशन प्रपोजल्स लिए जाते हैं कि इनकम टैक्स का रेट बढ़ाने वाले हैं या घटाने वाले हैं, कौन कौन सा एग्जेम्पशन देने वाले हैं, कौन कौन सी चीजों पे जीएसटी बढ़ाने वाले हैं, जीएसटी घटाने वाले हैं। ये सारी चीजें पार्ट बी में डिस्कस की जाती है। ठीक है, किसके लिए? न्यू फाइनेंशियल ईयर के, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो फाइनेंशियल ईयर आने वाला है जिसका बजट हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब जब बजट बनाया जाता है और बजट प्रेजेंट किया जाता है उसमें बजट के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब वैसे ही बहुत सारे किट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेसिकली कितना रेवेन्यू आने वाला है, कौन से सोर्स से आने वाला है। ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, कहीं कहीं पे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की कंपनी से डिविडेंड मिलता है वगैरह, वो सारी चीजें होती है। वो सारा डिस्कशन या वो सारा चीजें यहाँ पे लिखी जाती है। कितना एक्सपेंडिचर करने वाला है, कौन से मिनिस्ट्री पे कितना एक्सपेंडिचर करने वाला है, वो भी यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, फिर इसके साथ साथ जो बजट एस्टिमेट्स है वो भी इसमें, फिर रिवाइज एस्टिमेट्स और एक्चुअल से तीनों चीजें कहाँ पे दी जाती है? ये तीनों चीजें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी जाती है। मतलब 3 साल का डेटा यहाँ पे भी क्या किया जाएगा? प्रेजेंट किया जाएगा। ये ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3। ये जो ईयर 1 का डेटा है ये एक्चुअल रहेगा, ये रिवाइज्ड एस्टिमेट रहेंगे, और ये एस्टिमेट्स रहेंगे, मतलब बजटेड एस्टिमेट। ठीक है, तो ये 3 साल का डेटा रहेगा।
अब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट रिसीट एंड एक्सपेंडिचर अंडर मेन अकाउंट्स। ये तीनों अकाउंट के अंदर 3 अकाउंट्स रहते हैं इंडिया में, इंडिया के बजट के या गवर्नमेंट के, तो उन तीनों अकाउंट्स को अपन डिस्कस करेंगे, फिर देखेंगे कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखता कैसे। सबसे पहले और सबसे मेन अकाउंट होता है कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे सारे तरीके के टैक्सेस का पैसा आता है, ठीक है, लोन्स जो लिए हैं उसका भी पैसा आता है, और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने वाली है वो एक्सपेंडिचर का भी पैसा यहाँ से निकाला जाता है। मान लो ये एक बड़ी बकेट की तरह इंडिया की, गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा आता है वो इस बकेट में आता है, मेनली 99% पैसा यही पे आता है, और 99% एक्सपेंडिचर भी जो किए जाते हैं वो इसी बकेट में से किए जाते हैं। उस बकेट को बोला जाता है, उस अकाउंट को बोला जाता है कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ये प्रिंसिपल अकाउंट है, प्रिंसिपल अकाउंट। अब यहाँ पे कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं, अब समझना क्या है कि अगर कंसोलिडेटेड फंड से कोई भी तुम एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो उसका अप्रूवल तुम्हें लेना पड़ता है पार्लियामेंट से, ठीक है, या बजट के दौरान, मतलब बजट जब अप्रूव होता है तभी उसका अप्रूवल लिया जाता है कि ये एक्सपेंडिचर हम करने वाले। बट कुछ एक्सपेंडिचर के लिए अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको बोला जाता है चार्ज एक्सपेंडिचर, जैसे हाई कोर्ट के जज की सैलरी वगैरह, ये सारे जो हाई लेवल पर्सनल्स होते हैं उनकी जो सैलरीज वगैरह रहती है या उनका जो पेमेंट रहता है, उनके लिए तुम्हें क्या नहीं लेना पड़ता, तुम्हें पार्लियामेंट में वोटिंग करके उसको अप्रूव नहीं कराना पड़ता। बाकी सारे एक्सपेंडिचर के लिए तुम्हें पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, किसका, पार्लियामेंट का, कैसे, वोटिंग करा के, ठीक है। ये चीज समझना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंसोलिडेटेड फंड से अगर तुम पैसा उठा रहे हो तो उसका अप्रूवल प्रायर होना चाहिए, पार्लियामेंट में वो अप्रूवल लेना पड़ेगा तुम्हें। और पार्लियामेंट में मतलब मोस्ट ऑफ द अप्रूवल कब लिया जाता है सर, बजट के दौरान ही मोस्ट ऑफ द चीजों के अप्रूवल ले लिए जाते हैं, ठीक है। और जो चार्ज एक्सपेंडिचर है, चार्ज एक्सपेंडिचर यानी सर ऐसे एक्सपेंडिचर जो हाई लेवल पर्सनल जो है हमारे गवर्नमेंट के उनके लिए रहते हैं और उनके लिए कोई भी अप्रूवल नहीं लेना पड़ता। एग्जाम्पल क्या बताया था, हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी। फिर होता है कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, कोई अनएक्सपेक्टेड या अर्जेंट एक्सपेंडिचर करना पड़े तो प्रेसिडेंट कर सकती है। ये फंड की जिम्मेदारी किसके हाथ में रहती, प्रेसिडेंट के हाथ में रहती है। गलती से भी प्राइम मिनिस्टर मत लिख के आ जाना, प्रेसिडेंट के हाथ में रहती है, लिख के मतलब टिक करके, ठीक है। हाँ, कैन बी यूज्ड विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल। सर इमरजेंसी है ना, तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल थोड़ी लेते बैठेंगे, इसीलिए ये विदाउट अप्रूवल रहता है और सिर्फ अर्जेंसी में यूज होता। तो सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड जो है ना उसकी साइज बहुत बड़ी रहती है एज कंपेयर टू दैट कंटिजेंसी फंड की साइज बहुत छोटी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पब्लिक अकाउंट्स। पब्लिक अकाउंट्स यानी समझना ऐसा पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ऐसा पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या बेसिकली गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, या बेसिकली गवर्नमेंट के पास है, बट वो पैसा गवर्नमेंट का नहीं है, गवर्नमेंट का नहीं है मतलब वो टैक्सेस से वसूला हुआ नहीं है या कोई सर्विसेज प्रोवाइड किए या नॉन रेवेन्यू जो सर्विस होती है वो नॉन रेवेन्यू सर्विस का वो पैसा नहीं है, ठीक है। फिर वो पैसा कहाँ का है सर, वो पैसा है इंडिया का, इंडिया के लोगों का। मान लो तुम अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो तुम्हारा प्रोविडेंट फंड पीएफ कटता है, ठीक है, तो वो पीएफ किसके पास जाता है सर, वो पीएफ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट एज ए लोन उसे यूज करती है, क्यों, क्योंकि तुम नौकरी करते जाते हो, 30-40 साल तुम नौकरी करते हो, उस 30-40 साल में या 20-30 साल में, बेसिकली 20-30 साल में तुम जितना भी पीएफ देते हो वो पीएफ गवर्नमेंट के पास जमा होता है और गवर्नमेंट उस एट द एंड ऑफ योर सर्विंग पीरियड वो तुम्हें सारा का सारा पैसा वापस दे देता है। तो उतने साल जितने साल ये जो पैसा रहा वो कौन यूज करता है, वो गवर्नमेंट यूज करता है, ठीक है। तो ऐसे डिपॉजिट जैसे प्रोविडेंट फंड हो गए, स्मॉल सेविंग हो गए, ये डिपॉजिट हो गए, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें, इसका पैसा कहाँ पे, गवर्नमेंट के पास रहता है, बट ये पैसा गवर्नमेंट का नहीं रहता, गवर्नमेंट सिर्फ उसे यूज करती है और होल्ड करती है। तो ऐसे को बोला जाता है पब्लिक अकाउंट्स, ठीक है। हाँ, पब्लिक अकाउंट्स का पैसा विड्रॉ करना अलाउड है सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के, जो भी स्पेसिफाइड पर्पस रहेगा उसके लिए ही अलाउड रहता है।
तो एक चीज समझ में आ गई सर, कुछ भी खर्चा करना रहा तो कहाँ से होगा? हाँ बिल्कुल, कुछ भी खर्चा करना रहा तो वो मोस्टली कंसोलिडेट फंड से होगा। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कुछ इमरजेंसी है और उस पे पैसा खर्च करना है तो वो पैसा खर्च किया जाता है कंटिजेंसी फंड से। और पब्लिक अकाउंट यानी ऐसे अकाउंट होते हैं जो पैसा गवर्नमेंट का नहीं होता बट गवर्नमेंट होल्ड करती है, गवर्नमेंट उसे यूज कर सकती है। तो और वो जो फंड होता है या जो अकाउंट होते हैं उसमें से पैसा विड्रॉ किया जा सकता है बट सिर्फ कुछ पर्पस के लिए। समझा? ठीक है। अब अपन देखते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो budgetindia.gov.in ये वेबसाइट है जहां पे सारा बजट का डेटा अवेलेबल होता है और कौन सा बजट? यूनियन बजट। ठीक है, और उसमें है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये देखेंगे अपन। ठीक, ये है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर 24-25। इसमें क्या क्या दिया है देखते। इसमें रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की बातें दी है। सर रेवेन्यू अकाउंट यानी क्या? जो तुम्हारा डे टू डे एक्सपेंडिचर, डे टू डे एक्सपेंडिचर होता है या डे टू डे रिसीट्स होती है, मतलब जो डेली का खर्चा होता है या डेली का इनकम होता है वो रेवेन्यू अकाउंट्स में आता है। और जो बड़े एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है, या बड़ा रिसीट होता है वो सारा किस में आता है? कैपिटल में आता है। ठीक है, लार्ज एंड लॉन्ग टर्म की सारी चीजें कहाँ पे आती है? कैपिटल में आती है। ठीक है, डिस्कस करेंगे अपन। अब देखो सबसे पहले कौन सा स्टेटमेंट आया? कंसोलिडेटेड फंड का स्टेटमेंट आया। और ये किसकी बात कर रहे हैं? रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी क्या? रिसीट की बात कर रहे हैं कि पैसा कहाँ कहाँ से आने वाला है। अब तुम अगर ध्यान से देखोगे तो देखो ये बजटेड अपने एस्टिमेट्स है। फिर ये 2023-24 मतलब एक करंट ईयर का डेटा जिसमें बजट बनाया जा रहा था उसका डेटा है। और ये उसके पहले ईयर का डेटा है, मतलब 3 साल का डेटा। ये ईयर 1 हो गया, ये ईयर 2 हो गया और ये ईयर 3 हो गया। 3 साल का डेटा क्या है? 3 साल का डेटा बजट में दिखाया जाता है। एक किसका बजट है? ये 24-25 का बजट है। ठीक है, अब इसमें कंसोलिडेट फंड में कहां कहां से पैसे आ रहे हैं वो दिखाया जा रहा है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी से पैसे आ रहे हैं। ठीक है, टैक्सेस ऑन इनकम यानी इनकम टैक्स से देखो पैसा आ रहा है। और फिर उसका क्या बाइफर्केशन करके दिया है अपने को। टैक्सेस ऑन कमोडिटीज, सर्विस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स से पैसे आ रहे हैं। स्टैम्प ड्यूटी देखो यहाँ पे कुछ भी पैसा नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वगैरह ये जो कलेक्शन की जिम्मेदारी है या कलेक्शन का जो पैसा है वो किसको देना पड़ता है? स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो सेंट्रल के पास कुछ नहीं बचता। ठीक है, अब फिर कंसोलिडेटेड फंड में से अपन ने देखा था कि फाइनेंस कमीशन जितना बोलता है उतना सर्टन परसेंटेज किसको देना पड़ता है? सर स्टेट गवर्नमेंट्स को देना पड़ता है। तो वो पैसा गया। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यूज रहते हैं। सर नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी टैक्स के अलावा जितनी भी गवर्नमेंट की कमाई है उसको बोला जाता है नॉन टैक्स रेवेन्यूज। नॉन टैक्स रेवेन्यू सबसे पहले सर्विसेज प्रोवाइड करके, किसी को लोन दिया है तो उसे इंटरेस्ट, अगर तुमने कंपनीज वगैरह खरीद के रखी है, मान लो तुम्हारे पास पब्लिक कंपनीज है जैसे कोल इंडिया वगैरह है, ये किसकी कंपनीज है? ये सारी गवर्नमेंट की कंपनीज है। तो गवर्नमेंट के कंपनी से क्या आ जाएगा? डिविडेंड आ जाएगा। ये डिविडेंड भी नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस में इंक्लूड किया जाता है। जो टैक्सेस से आया है उसको बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू सोर्स। और जो टैक्सेस से नहीं आया है या टैक्सेस के अलावा किसी सर्विस से आया है तो उसको बोला जाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स। तो ये देखो नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स आता है बहुत सारी चीजों से। जनरल सर्विसेज, तुम जहां पे भी मान लो आधार कार्ड मतलब आधार कार्ड बनाने गए तो तुमने 100 रुपए दिए, तो 100 रुपए की फीस जो भरी वो गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स हो जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीट, गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया होगा, ये सारी चीजें आती है इसमें। फिर कंसोलिडेट फंड, ये चलो ये रिसीट चली रही है, इसका बाइफर्केशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो टोटल नॉन टैक्स रेवेन्यू देखना कितना आता है? सर 9,11,000 करोड़ का, करोड़ में है सारी फिगर्स। ठीक है, और टैक्स रेवेन्यू कितना आता है? टैक्स रेवेन्यू इससे कहीं ज्यादा बड़ा होगा।
ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू आ रहा है 38 लाख करोड़ का, समझा। तो 40 लाख करोड़ के आसपास कहाँ से आ रहा है सर, टैक्सेस से, और 10 लाख करोड़ के आसपास कहाँ से आ रहा है, नॉन टैक्सेस से पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास, ठीक है। फिर एक बार कंसोलिडेट फंड का रेवेन्यू का हो गया, तो अभी डिसबर्समेंट की बात की जाती है, ठीक है, कि किस किस को कितना कितना पैसा दिया जाना है, ठीक है। तो ये सारी जनरल सर्विसेज हो गई, टैक्स कलेक्शन के लिए खर्चा लगा वो सारा चीजें आती है, इंटरेस्ट पेमेंट किया, जो हमने लोन लेके बैठे हैं, हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या ट्रेजरी बिल्स का लोन लेके बैठे हैं, ये सारा खर्चा किया, तो ये सारा चीजें आती है। डिफेंस सर्विसेज आती है, सोशल सर्विसेज जैसे एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, ये सारी चीजें पे हमने खर्चा किया है, और वो खर्चा भी कहाँ से जा रहा है, ध्यान से देखना, वो खर्चा भी कंसोलिडेट फंड्स ऑफ इंडिया से जा रहा है, ठीक है। डिसबर्समेंट है ये, रेवेन्यू अकाउंट यानी डे टू डे खर्चे है। तो एक चीज तुम्हें समझी क्या, जो टैक्सेस का कलेक्शन होता है वो कौन से अकाउंट में जाता है, रेवेन्यू अकाउंट में जाता है, ठीक है। और जो डे टू डे एक्सपेंडिचर होता है, डे टू डे एक्सपेंडिचर यानी जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस या नॉर्मल कोर्स ऑफ रनिंग ऑफ गवर्नमेंट में करना पड़ता है, वो भी कहाँ पे जाता है, रेवेन्यू अकाउंट में ही हिट होता है, ठीक है। फिर अब हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में बेसिकली वो चीजें आती है जो डेली नेचर की नहीं रहती, पर उसमें बहुत सारा पैसा एक साथ आ रहा है, तो उसे कैपिटल अकाउंट में डाला जाता है। जैसे हमने अगर लोन लिया है, हमने यानी कौन किसने, गवर्नमेंट ने अगर लोन लिया है, तो वो पैसा किस में आता है, कैपिटल अकाउंट में आ जाता है। तो हमेशा याद रखना, लोन का जो आया हुआ पैसा है, लोन आया है मतलब रिसीट है, तो रिसीट किस कौन से अकाउंट में जाएगी, कैपिटल अकाउंट में। क्यों, क्योंकि सर लोन हम रोज रोज थोड़ी लेते बैठते, वो हमारी डेली एक्टिविटी थोड़ी रहती है, वो वन टाइम एक्टिविटी रहती है, और उसका यूज लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसीलिए समझना, ये जो लोन होता है वो लोन किस अकाउंट में जाता है, कैपिटल अकाउंट में। लोन लिया है, ठीक है, पब्लिक डेट, मोस्टली लोन ही आता है इस केस में। फिर हम आगे बढ़ते हैं, कैपिटल अकाउंट से पैसा बाहर जाता है, कहाँ कहाँ पे जा रहा है सर, कैपिटल अकाउंट है ऑफ जनरल सर्विसेज, ऑडिट, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, ये सारी चीजों में जा रहा है, ठीक है। फिर इंडस्ट्री, मिनरल्स, ये अलग अलग चीजों में पैसा जा रहा है, जो लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा होने वाला है, ठीक है, जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा होने वाला है, वो सारे प्रोजेक्ट्स कैपिटल अकाउंट के अंडर आते हैं। कैपिटल अकाउंट डिसबर्समेंट है ये, ठीक है, कैपिटल अकाउंट डिसबर्समेंट। फिर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड, जो चार्ज है, जो देनी है। और फिर आता है कंटिंजेंसी फंड, और कंटिंजेंसी फंड जैसे मैंने बोला था कि बहुत कम होता है, तो देखो इसका बजट ही अलॉट नहीं किया है, क्योंकि कंटिंजेंसी फंड बहुत रेयरली यूज किया जाता है, और ये मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज होता ही नहीं है, मोस्ट ऑफ द ईयर में यूज होता ही नहीं है। कंटिंजेंसी फंड कौन हैंडल करता है सर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक मिनट में स्पेलिंग भूल गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, पब्लिक अकाउंट्स। पब्लिक अकाउंट्स यानी सर जो पैसा गवर्नमेंट ने रखा है बट गवर्नमेंट का नहीं है, वो पब्लिक अकाउंट्स में आएगा। उसमें क्या आएगा, स्मॉल सेविंग, स्टेट प्रोविडेंट फंड, पोस्टल इंश्योरेंस फंड, अदर आइटम्स, रेलवे फंड, अदर रिजर्व फंड, सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये सारे फंड्स है। फंड्स है यानी क्या सर, किसी का तो भी पैसा लिया है, वो एक जगह पे हमने स्टोर करके रखा है, तो ये सारे फंड्स, तो ये सब चीजें आएंगी, और ये सब चीजें फिर यहाँ पे दिखेंगी। अब यही सारी चीजें अपन क्या करेंगे, टेरिटरीज के हिसाब से इसको चेंज करेंगे, या टेरिटरीज के हिसाब से इसको बाइफरगेट करेंगे। तो ये था अपना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंफॉर्मेशन कितने साल की होती है, अभी देखिए अपन ने 3 साल की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर नेक्स्ट आता है
डिमांड फॉर ग्रांट्स। डिमांड फॉर ग्रांट्स ऐसा एक स्टेटमेंट होता है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करने वाली है और इस एक्सपेंडिचर को वापस नहीं लेने वाली, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों पे खर्चा करती है और वो खर्चा करती है तो उससे वापस एक्सपेक्ट करती है कि आज मैं खर्चा कर रहा हूँ पर कल तुम्हें वो पैसा मुझे वापस दे देना, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं। तो वो सारी चीजें जो जहां पे रीपेमेंट नहीं करना पड़ता, जहां पे एक बार गवर्नमेंट दे देती है तो दे देती है और उसके बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, उसको बोला जाता है ग्रांट्स। और कहाँ पे ग्रांट्स हम खर्च करने वाले या गवर्नमेंट कहाँ पे ग्रांट्स प्रोवाइड करने वाली है, वो सारी इंफॉर्मेशन होती है डिमांड फॉर ग्रांट्स में, कि कौन से मिनिस्ट्री पे कितना खर्चा होने वाला है या कौन से मिनिस्ट्री कौन कौन से प्रोजेक्ट कौन कौन से प्रोग्राम रन करने वाली है और उसमें कितना कितना खर्चा होने वाला है, ये सारी चीजें डिमांड फॉर ग्रांट्स में बताई जाती है। फिर आता है फाइनेंस बिल। देखो हम दो चीजों की बात करते आ रहे हैं, एक तो सर रेवेन्यू की और दूसरा एक्सपेंडिचर की। एक रेवेन्यू की और दूसरा एक्सपेंडिचर की, बराबर है? हाँ, अब यहां पे समझना रेवेन्यू कलेक्शन का जो मेन सोर्स है वो क्या है? टैक्सेस। और सर टैक्सेस किससे कलेक्ट किए जाते हैं? सर टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं विद द अथॉरिटी ऑफ लॉ। हमारे पास एक लॉ है, उसके तहत हम टैक्सेस वसूल करते हैं, ठीक है। तो इस टैक्सेस के लिए हमारे पास लॉ है, जैसे जीएसटी, सीजीएसटी एक्ट है हमारे पास, सीजीएसटी एक्ट 2017 है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। तो ये सारे हमारे पास क्या है? एक्ट है। अब इनके तहत हम क्या करते हैं? टैक्सेस वसूल करते हैं। बट हम हर बार बजट में ये देखते हैं कि टैक्सेस के रेट एक तो बढ़ाए जाते हैं, एक तो घटाए जाते हैं, वॉट एवर द सिचुएशन में भी। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? इन एक्ट्स में चेंज करना पड़ेगा, मतलब ये जो एक्ट है इनको अमेंड करना पड़ेगा। बट हर बार अगर हम इन दोनों एक्ट को अमेंड करते रहे हर साल, तो ये क्या है? ये एक इफिशियंट प्रोसेस नहीं होगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए सारे चेंजेस जो ये टैक्सेशन के लॉज में हम लाने वाले हैं वो एक ही जगह पे लिख लेते हैं और उसी को बोला जाता है फाइनेंस बिल। एक चीज समझना, जब तक पार्लियामेंट में कोई भी चीज पास नहीं होती वो एक्ट नहीं बनता, वो लॉ नहीं बनता। अब जब तक वो लॉ नहीं बनता और पार्लियामेंट में पास होने के लिए आया है तब तक उसे क्या बोला जाता है? फाइनेंस बिल। एक बार बजट पास हो गया तो वो बन जाता है फाइनेंस एक्ट। और जैसे कि हर साल फाइनेंस बिल आता है या फाइनेंस बिल पेश किया जाता है पार्लियामेंट में और हर साल एक फाइनेंस एक्ट बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या है बेसिकली सर, इसमें इनकम टैक्स, जीएसटी और भी सारे जो जितने भी टैक्सेशन के लॉज है उसमें अगर कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं, ठीक है, टैक्सेशन के रेट में चेंज कर दिए, कहाँ पे एग्जेम्पशन देना है, कहाँ पे ज्यादा टैक्स वसूल करना है, ये सारे जो चेंजेस किए हैं वो अपने को कहाँ पे देखने को मिलेंगे? उस साल के लिए उस साल के फाइनेंस बिल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट मैंडेटेड बाय एफआरबीएम। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एफआरबीएम एक्ट 2003 के तहत एक एफआरबीएम एक्ट बनाया गया है। एफआरबीएम एक्ट बनाया गया, उस एफआरबीएम एक्ट के तहत कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो बजट में तुम्हें पेश करने पड़ते हैं। वो रहता है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट और मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये एमसीक्यू बन सकता है, एमसीक्यू, ठीक है। क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पूछा क्या जा रहा है? मैक्रो इकोनॉमिक। और दूसरा क्या है? फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी और मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। अब ये एफआरबीएम बनाया क्यों गया? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बजट मैनेजमेंट इसीलिए बनाया गया ताकि फिस्कल डेफिसिट जो है, मतलब हम जो एक्स्ट्रा का खर्चा कर रहे हैं उसी को बेसिकली फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है। हमारे पास मान लो 1000 रुपए का रेवेन्यू है और हमने 1200 का खर्चा किया, तो 200 का खर्चा हमने एक्सेस किया, इस 200 के एक्सेस खर्चे को ही बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट। अब ये फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में होना चाहिए क्योंकि ये फिस्कल डेफिसिट को मीट करने के लिए गवर्नमेंट को लोन वगैरह लेना पड़ता है, उससे डेट लेवल बढ़ता है गवर्नमेंट का, और हमारे इकोनॉमी में एक स्टेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए। इसके लिए एफआरबीएम एक्ट 2003 में बनाया है। ये चेक करते रहता है कि गवर्नमेंट एकदम अपने फ्रेम में, अपने लिमिट में काम कर रही है कि नहीं, ठीक है। तो इनको ये दो डॉक्यूमेंट्स पेश करने पड़ते हैं और उसके साथ बहुत सारे अदर 9 डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते जो बजट में हेल्पफुल रहते, ठीक है। एक बार देख लेते, ठीक है। तो
ये था एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस ऑफ फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल्स के बताने के लिए। फिर मेन फाइनेंस बिल है। फिर फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट अंडर एफआरबीएम, इसके अंडर के दो माइक्रो इकोनॉमिक वाला और मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट। फिर आउटकम आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क, ये क्या है, ये एक नया आया है, ठीक है। समझना क्या बोलते कि हम यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स रन करती है। अब वो स्कीम का आउटपुट क्या आया, कितना पैसा तुमने उस पर खर्च किया और उससे क्या आउटपुट आया, ठीक है, ये बताने के लिए आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क बनाया जाता है या वो स्टेटमेंट बनाया जाता है जहां पे लिखा जाता है कि सर इतना बजट, इतना खर्चा हमने किया, इतना आउटपुट आया और इतना आउटकम आया। सर आउटपुट आउटकम में फर्क क्या होता है? आउटपुट हमेशा एक नैरो लेवल की बात करता है और आउटकम हमेशा ब्रॉडर लेवल की बात करता है कि लिटरेसी रेट को सुधारा वगैरह, तो ये ब्रॉडर लेवल की बात, ठीक है। और आउटपुट लेवल सिर्फ इतने स्कूल्स बनाए, ये हो गया आउटपुट। और इससे हमने हमारा जो लॉन्ग टर्म का इलिटरेसी रेट है उसको इतना कम किया, ये हो गया आउटकम, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट होता है। फिर आता है बजट वगैरह, ये डिमांड फॉर ग्रांट्स, ठीक है, रिसीट बजट, ये सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं बजट में, ठीक है। तो बजट में एक स्टेटमेंट नहीं आता, बजट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं और वो डॉक्यूमेंट कंपाइल करके उसे बजट बोला जाता है, ठीक है। हाँ, टाइमलाइन एंड स्टेजेस ऑफ बजट प्रेजेंटेशन, हम लास्ट स्टेज पे आ गए हैं। प्रिपरेशन हो गया, बजट प्रेजेंटेशन चालू है, एक्चुअली ये सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज क्या है उसका? इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। बट इम्प्लीमेंटेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, प्रेजेंटेशन का ही ये मॉड्यूल में या ये यूनिट में अपने को ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बजट स्पीच के बारे में अपन ने सुना सर, दो पार्ट में ये स्पीच होती है। पहले तो जनरल इकोनॉमिक डिस्कशन होता है और फिर क्या क्या टैक्सेशन पॉलिसीज में चेंजेस करने वाले हैं अपकमिंग ईयर्स में, ये पता होता है पार्ट बी में, ठीक है। बजट कब प्रेजेंट किया जाता है? सर बजट 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है। मतलब अगर हम 24-25 का बजट बना रहे हैं, 24-25 का, तो ये बजट कब से इंप्लीमेंट होगा? सर 1 अप्रैल 2024 से। कब तक चलेगा? सर 31 मार्च 2025 तक। बट ये बजट प्रेजेंट कब किया जाएगा? ये बजट प्रेजेंट किया जाएगा 1 फरवरी 2024 को, मतलब ये फिस्कल ईयर स्टार्ट होने से एक मंथ पहले। फिस्कल ईयर स्टार्ट होने से कब? एक मंथ पहले ये प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। उसमें 1 फरवरी को प्रेजेंट किया, उसमें 2 स्पीच हो गई फाइनेंस मिनिस्टर की। जनरल डिस्कशन होता है, जनरल डिस्कशन पहले कहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है? बजट लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है और वहां पे जनरल डिस्कशन होता है, ठीक है। फिर डिपार्टमेंटल स्क्रूटिनी होती है, स्टैंडिंग कमेटी रहती है। स्टैंडिंग कमेटी यानी ये कुछ मेंबर्स रहते हैं पार्लियामेंट के और कुछ मेंबर्स पार्लियामेंट के बन के ये स्टैंडिंग कमेटी बनती है। ये स्टैंडिंग कमेटी बजट को एनालाइज करती है कि जहां पे तुम डिमांड फॉर ग्रांट्स वगैरह मांग रहे हो, क्या ये लॉजिकल है, क्या ये एक्सेप्टेबल लेवल पे, ये सारी चीजें चेक होती है, ठीक है। फिर मिनिस्ट्री वाइज वोटिंग होती है ग्रांट पे कि किस मिनिस्ट्रीज को कितना पैसा चाहिए, तो उसके वाइज वोटिंग होती है कि कितना पैसा देना है कि नहीं देना है, ठीक है। कमिटी रिकमेंडेशन के बाद, ये कब होता है? रिकमेंडेशन के बाद। लोकसभा वोट्स ऑन ईच मिनिस्ट्रीज ग्रांट, सब पे वोटिंग होती है। लोकसभा कैन अप्रूव, रिड्यूस एंड रिजेक्ट द ग्रांट। लोकसभा को लगा कि बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे तो रिड्यूस करो, एक तो अप्रूव कर दो कि अगर सब ठीक ठाक लग रहा है तो, और अगर लग रहा है कि इनको पैसा ही नहीं मिलना चाहिए तो डायरेक्ट ये जो ग्रांट है, जिस चीज के लिए तुम पैसा मांग रहे हो, उस पैसे को क्या कर दो? रिजेक्ट कर दो। सारी पावर किसके पास है? लोकसभा के पास है। और कैसे होता है ये पावर एक्सरसाइज? वोटिंग के थ्रू, ठीक है। अप्रोप्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल बिल, फिर फाइनेंशियल बिल लाया जाता है। अब तक हमने किसकी बात की? सर अब तक हमने क्या किया? इसका बात किया, जो ग्रांट्स है उसकी बात की। अब हम फाइनेंस बिल की बात करेंगे। अब अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है? अप्रोप्रिएशन बिल भी एक चीज समझना है, ये भी एक्सपेंडिचर की बात करता है। फाइनेंस बिल इनकम की बात करता है, रेवेन्यू की बात करता है, बट अप्रोप्रिएशन बिल भी एक्सपेंडिचर की बात करता है। पर्पस, ग्रांट्स ऑफ द गवर्नमेंट the legal authority to withdraw funds from the consolidated fund of India for expenditure। ये तुम्हें अप्रोप्रिएशन बिल लीगल अथॉरिटी प्रोवाइड करता है जिससे तुम कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया में से पैसे ले सकते हो ग्रांट के लिए, जो ग्रांट अप्रूव किया है उस पे, ठीक है। तो अप्रोप्रिएशन बिल। कट मोशन होता है, कट मोशन यानी कि जितना ग्रांट ये हुआ था, वो ग्रांट प्रेजेंट हुआ था, उससे क्या करेंगे अपन?
रिडक्शन करेंगे, उससे कम कर देंगे, ठीक है। पीएम में पर्पस टू एमपीज में पर्पस रिडक्शन इन ग्रांट्स थ्रू दिस कट मोशन टू सिग्निफाई डिसएग्रीमेंट, ठीक है। कभी कभी ये कट मोशन सिर्फ 1 रुपए का भी होता है, बस ये बताने के लिए कि हम इस ये जो ग्रांट है इससे सहमत नहीं है, फिर भी हम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 रुपए का भी कट मोशन हो सकता है। ग्रांट में कमी लाना कि मान लो 1000 रुपए की लोग 1000 रुपए खर्च मांगा था, पर दे दिया तुम्हें 900 रुपए, तो ये किसमें आ जाएगा सर, ये आ जाएगा कट मोशन। नेक्स्ट फाइनेंस बिल। अब फाइनेंस बिल बात करता है रेवेन्यू की यानी टैक्सेशन की। रेवेन्यू में सबसे इंपॉर्टेंट टैक्सेशन, ठीक है। टैक्सेशन, अब जैसे ही ये फाइनेंस बिल प्रेजेंट होता है, इसमें टैक्स पॉलिसीज वगैरह ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। 75 दिन होते हैं पास करने के लिए, ठीक है। और एक बार पास हो गया लोकसभा में ये फाइनेंस बिल कि भेजा जाता है राज्यसभा में, ठीक है। और राज्यसभा के पास 14 डेज का टाइम होता है इसको अप्रूव करने का, इसको, हाँ, ठीक है। रिकमेंडेशंस आर ऑप्शनल एज अ मनी बिल, ये इसके रिकमेंडेशन की वजह, इसमें चेंजेस वगैरह क्या करना है, इसके रिकमेंडेशन देना ऑप्शनल होता है। बट एक चीज समझना, ये वोट आउट नहीं कर सकते इस फाइनेंस बिल को कि हम पास नहीं होने देंगे वगैरह, ये नहीं हो सकता। वोट ऑन अकाउंट्स, अब कभी कभी इलेक्शन ईयर आता है, जैसे 2024-25 में इलेक्शन ईयर आया था और मई 2024 में इलेक्शन होने वाले थे, मई 2024। बट फाइनेंशियल ईयर कब से चालू होने वाला था सर, अप्रैल 2024 से, 1 अप्रैल 2024 से। तो ये 1-1.5 महीने जो है उसके लिए तो अपने को बजट लगेगा। तो ऐसे इलेक्शन ईयर्स के लिए गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक तो वो इंटरिम बजट प्रेजेंट करे फरवरी में, इंटरिम बजट यानी ऐसा बजट जो एक स्पेसिफिक समय के लिए, 1 साल से कम समय के लिए है, उसको बोला जाता है इंटरिम बजट। एक तो वो इंटरिम बजट प्रेजेंट करे या फिर वो वोट ऑन अकाउंट्स प्रेजेंट करे। सर वोट ऑन अकाउंट्स क्या होता है, वोट ऑन अकाउंट्स ऐसा बजट है जिसमें सिर्फ एक्सपेंडिचर की बात होती है, टैक्सेशन या रेवेन्यू साइड की बात नहीं होती, सिर्फ एक्सपेंडिचर की बात होती है कि कहाँ कहाँ पे चीजें खर्च की जाने वाली है, कहाँ कहाँ पे डिमांड फॉर ग्रांट्स प्रेजेंट किए जाने वाले हैं या मतलब प्रोवाइड किए जाने वाले हैं, उसकी बात होती है सिर्फ वोट ऑन अकाउंट्स में, ठीक है। तो सिर्फ एक्सपेंडिचर की, रेवेन्यू की बात नहीं होती। और इंटरिम बजट में, सर इंटरिम बजट में दोनों की बात होती है, रेवेन्यू की भी बात होंगी, एक्सपेंडिचर की भी बात होंगी, बट कम समय के लिए होंगी। मान लो ये इंटरिम बजट का पीरियड होगा 2 से 3 महीने का, ठीक है। तो 2 से 3 महीने में रेवेन्यू या टैक्सेशन की पॉलिसी क्या रहेंगी और उनमें एक्सपेंडिचर की पॉलिसी क्या रहेंगी, वो डिसाइड होंगी इंटरिम बजट में। अब इस साल 2024-25 में क्या हुआ था सर, 2024-25 में वोट ऑन अकाउंट्स प्रेजेंट किया गया था। क्यों वोट ऑन अकाउंट प्रेजेंट इसलिए किया था कि बीजेपी गवर्नमेंट को पता था कि उनकी गवर्नमेंट वापस आने वाली है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था, और उसकी वजह से उन्होंने पहले वोट ऑन अकाउंट्स प्रिपेयर किया और फिर जब उनकी गवर्नमेंट आ गई तो उन्होंने फुल बजट प्रेजेंट किया। बाद में क्या किया उन्होंने, फुल बजट प्रेजेंट, तो 2 बार बजट प्रेजेंट हुआ है, ठीक है। और जहां पे वोट ऑन अकाउंट्स में तो टैक्सेस की बात हुई नहीं, मतलब फेब में टैक्सेस की बात हुई नहीं, फिर जब फुल बजट लॉन्च किया तब उन्होंने टैक्सेस में चेंजेस करवाए, ठीक है, ये समझना। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। सबसे पहले चार्ज एक्सपेंडिचर की बात हमने की थी, ऐसी खर्चे जो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है, मतलब तुम्हें उसके लिए पार्लियामेंट में वोटिंग करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप अप्रूव्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, इसको बोला जाता है चार्ज एक्सपेंडिचर। जैसे मैंने बोला था सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट की जो सैलरीज है उनका जो कंपेंसेशन रेम्यूनरेशन होता है, ये सारी चीजें प्री डिसाइडेड होती है, उसके लिए वोट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट गिलेटिन प्रोसीजर। गिलेटिन क्या होता है कि डिमांड फॉर ग्रांट्स बहुत सारी आई है, डिमांड फॉर ग्रांट्स। अब ये डिमांड फॉर ग्रांट्स एक एक करके अप्रूव की जाती है, जो इंपॉर्टेंट डिमांड्स है जहां पे सिग्निफिकेंट एक्सपेंडिचर होने वाला है उस पे तो इंडिविजुअल वोटिंग होती है, अपन ने देखा था मिनिस्ट्री वाइज वोटिंग होती है। बट लास्ट डे पे क्या होता है कि जो भी ग्रांट्स बाकी है उस पे एक फाइनल वोटिंग होती है, सभी ग्रांट्स एक साथ वोटिंग के लिए डाली जाते हैं और एक साथ उस पर वोट करके डिबेट को कंक्लूड किया जाता है, बजट मेकिंग प्रोसेस को खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया गिलेटिन।
फिर बाद में 2017 के पहले क्या होता था, रेलवे बजट अलग से प्रेजेंट होता था और यूनियन बजट जो अपना नॉर्मल बजट है बाकी का वो अलग से प्रेजेंट होता था। बट 2017 के बाद ये प्रोसीजर बंद हो गई और यूनियन बजट को ही यूनियन बजट का पार्ट बना दिया गया रेलवे बजट। मतलब रेलवे बजट और यूनियन बजट अब एक साथ प्रेजेंट होगा, रेलवे बजट नाम की कोई भी सेपरेट चीज नहीं रहेगी। ठीक है। डेट एडवांसमेंट हुआ, 1 मार्च पे पहले बजट प्रेजेंट होता था, वो 1 मार्च से जल्दी खींच के कहाँ पे कर दिया, 1 फरवरी। ठीक है। तो यहाँ पे अपने को 2 महीने का समय मिल गया। मर्जर ऑफ रेलवे बजट प्रीवियसली नाउ सेपरेट पार्ट ऑफ यूनियन बजट इफेक्टिवली फ्रॉम 2017-18। अब हम देखेंगे, जो हम बात कर रहे थे कि रेवेन्यू सोर्सेस मेन सोर्स टैक्स वगैरह होता है, तो उसमें और क्या क्या रेवेन्यू है, यानी गवर्नमेंट के पास कैसे पैसा आता है। ठीक है, गवर्नमेंट के पास कौन से सोर्सेस से पैसा आता है, ये सारी डिस्कशन अपन करेंगे सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू से। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मैनेजेस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यूनियन टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में क्या आता है सर, डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स आता है और इनडायरेक्ट टैक्सेस में बेसिकली जीएसटी आता है। जीएसटी और कस्टम ड्यूटी ये सारा इनडायरेक्ट टैक्सेस में आता है। ठीक है, तो ये जो टैक्सेस का देखने का काम है, ये किसका है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। ठीक है। अब दो टैक्सेस को मैनेज करने के लिए मिनिस्ट्री के अंदर 2 बोर्ड्स होते हैं। एक तो सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो इनकम टैक्स को देखने का काम करता है, और दूसरा होता है सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ये जीएसटी और कस्टम ड्यूटीज को देखने का काम करता है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, ये किसके अंडर आते हैं सर, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर। तो एक चीज समझना, क्या हो गया, एक प्रोसीजर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो ऐसी हायरार्की बनती है। सबसे ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को मैनेज करने वाला फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, आगे क्या क्या सोर्सेस है। अब सोर्सेस, जो भी पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास, उसको 2 सोर्सेस में डिवाइड किया जाता है, टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस। टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस में ऐसा पैसा जो टैक्सेस कलेक्ट करके आ रहा है वो टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस में गिना जाता है। सबसे पहला कॉर्पोरेट टैक्स यानी बेसिकली इनकम टैक्स जो कंपनी से कलेक्ट किया जा रहा है। फिर इनकम टैक्स, ये ऐसा इनकम टैक्स है जो पर्सन से कलेक्ट किया जा रहा है, पर्सनल इनकम टैक्स। ठीक है, फिर वेल्थ टैक्स हुआ करता था, वो अभी अबोलिश हो गया है। कस्टम ड्यूटीज यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने पे कुछ ड्यूटीज पे करनी पड़ती है, उसको कस्टम ड्यूटी बोला जाता है। कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हो मतलब देश के अंदर ला रहे हो बाहर से, या कोई चीज बाहर के कंट्री में बेच रहे हो, तो उसके लिए कस्टम ड्यूटीज पे करना पड़ेगा। यूनियन एक्साइज ड्यूटी बेसिकली पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, पेट्रोल गवर्नमेंट का सिग्निफिकेंट सोर्स वहां से आता है। फिर जीएसटी में बेसिकली सीजीएसटी गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, और कंपेंसेशन सेस भी किसका पार्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्से का ही पार्ट होता है। ठीक है, और फिर यूनियन टेरिटरीज पे जो टैक्सेस वगैरह लगाए जाते हैं वो टैक्सेस भी इसमें आ जाते हैं। तो ये हो गया टैक्स रेवेन्यू सोर्स। ठीक है, अब नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस अपन ने लिए कि हाँ ये सब आ गए हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स। अब टोटल टैक्स, नेट टैक्स रेवेन्यू क्या होता है समझना। टोटल टैक्स रेवेन्यू में यानी जो ऊपर से कमाया माइनस स्टेट शेयर। अपन ने देखा था फाइनेंस कमीशन में, याद है क्या, फाइनेंस कमीशन बोलता है कि कुछ सोर्स किसको देना पड़ेगा, कुछ शेयर किसको देना पड़ेगा सर, स्टेट को देना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट के पास टैक्सेस की कमी होती है, उनको काम ज्यादा करने पड़ते हैं और टैक्सेस कम आते हैं, उस केस में स्टेट का शेयर उनको दे देना पड़ेगा। फिर एनसीसीडी नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंसी फंड, ये एक कंटिजेंसी फंड होता है जो बनाया जाता है कैलेमिटीज के वक्त जो एक्सपेंसेस होने वाले हैं उस एक्सपेंसेस के लिए, तो उस एक्सपेंसेस के लिए भी पैसा सेपरेटली निकालना पड़ेगा, और जो रह जाएगा उसको क्या बोला जाएगा, नेट टैक्स रेवेन्यू। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बचेगा खर्च करने के लिए। ठीक है, ये जितना कलेक्ट किया है ये नहीं बचेगा, उसमें से स्टेट को देना पड़ेगा और एनसीसीडी को देना पड़ेगा, जो बचेगा वो नेट टैक्स रेवेन्यू बचेगा। ठीक है, अब नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस यानी ऐसा पैसा जो टैक्सेस के अलावा आ रहा है सर। अब वो टैक्सेस के अलावा क्या क्या आ रहा है, टैक्सेस के अलावा इंटरेस्ट रिसीट। मान लो तुमने किसी पुअर कंट्री को लोन दिया है, अब वो लोन दिया है तो वो इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे,
तो ये इंटरेस्ट रिसीट में आ गया। तुम्हारे पास पब्लिक कंपनीज है जैसे HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया, इससे डिविडेंड आता होगा। ठीक है, ये डिविडेंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट के शेयर्स है उस पे जो डिविडेंड आएगा वो किसको मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। ठीक है, फिर अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे वेरियस पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करने पे, एजुकेशन पे थोड़ी बेसिक फीस कलेक्ट की जाती है, हेल्थ केयर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ तो एक बेसिक फीस पे करनी पड़ती है, ये सारे अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस में आते हैं। ठीक है, और फिर यूनियन टेरिटरीज का जो भी है वहां पे स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं है, तो वहां का भी रिसिप्ट किसके पास आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब ये सारी चीजें कहाँ पे आ गई? रेवेन्यू रिसिट में, मतलब नॉर्मली जो गवर्नमेंट अर्न करती है। फिर आती है कैपिटल रिसिट। कैपिटल रिसिट यानी ऐसा खर्चा या फिर लार्ज कैपिटल इनफ्लो, जो इनफ्लो हो रहा है, लार्ज हो रहा है और फ्रीक्वेंट नहीं है। ये गवर्नमेंट का डेली का काम नहीं है, ये टैक्स कलेक्ट करना गवर्नमेंट का डेली का काम है या मेन बिजनेस है, बट ऐसा काम, ऐसी चीजें जो लार्ज अमाउंट में आ रही है और गवर्नमेंट का रोज का काम नहीं, उसको बोला जाता है कैपिटल रिसिट। कैपिटल रिसिट दो टाइप में होती है, डेट रिसिट एंड नॉन डेट रिसिट। डेट रिसिट यानी ऐसी चीजें जो लोन लेके पैसा आ रहा है उसको बोला जाता है डेट रिसिट, और जो लोन के अलावा बहुत सारा पैसा आ रहा है और एक ही टाइम पे आ रहा है उसको बोला जाता है नॉन डेट रिसिट, ये लोन के अलावा है। ठीक है, सबसे पहले नॉन डेट की बात करते हैं। नॉन डेट यानी तुमने पैसा दिया था किसी को, ठीक है, अब उसने वो लोन वापस रीपे करने जा रहा है, तो ये किस में आ जाएगा? नॉन डेट में। सर आपने अभी तो बोला लोन के अलावा जो आएगा वो नॉन डेट में आएगा। मैं बोल रहा हूं कि अगर तुमने लोन लिया है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन लिया है, तो वो डेट में आएगा। ये हमने लोन किसी को दिया था, वो रीपे कर रहा है, वो जो रीपेमेंट है वो किस में आएगा? नॉन डेट में आएगा। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सी चीज है, जिससे गवर्नमेंट के अकाउंट में लोन चढ़ने वाला है या गवर्नमेंट की बोरोइंग्स बढ़ने वाली है वो डेट कैपिटल में आता है, और जिससे गवर्नमेंट की बोरोइंग नहीं बढ़ने वाली है वो नॉन डेट में आता है। मुझे बताओ, सामने वाले को तुमने लोन दिया था, उसने लोन रीपे किया, तो तुम्हारा लोन का जो बैलेंस है वो बढ़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, वो सर घटेगा भी नहीं, पर वो बढ़ेगा भी नहीं। ठीक है, फिर मिसलेनियस कैपिटल, मान लो तुम्हारे पास कोल इंडिया थी, कोल इंडिया, किसी के मन में आया कि नहीं नहीं ये कोल इंडिया गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होनी चाहिए, इसको तो प्राइवेटाइज करना है, तो पूरी की पूरी कोल इंडिया की जो शेयर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो बेच दिए, तो उससे जो पैसा आएगा वो किस में गिना जाएगा? नॉन डेट कैपिटल रिसीट में। सो जो डाइवेस्टमेंट करते हैं या डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं या प्राइवेटाइजेशन के थ्रू कंपनीज बेच के जो पैसा आता है वो नॉन डेट कैपिटल का हिस्सा बनता है। ठीक है, अब डेट रिसीट क्या होता है? मार्केट से लोन उठाया, ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म उठाया तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स जनरली इशू करके उठाया जाता है। शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ठीक है, वो सेपरेटली लिखा भी है। चलो, उन्होंने लोन अगेंस्ट स्मॉल सेविंग, ठीक है, सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग, मतलब NSC वगैरह, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह, ये सारी चीजें। फिर स्टेट प्रोविडेंट फंड अपन ने देखा था, कौन सा? पब्लिक अकाउंट के थ्रू पैसा आता है अपने पास, तो ये पब्लिक अकाउंट का पैसा है। नेट एक्सटर्नल डेट, किसी दूसरे गवर्नमेंट से डेट लिया, मान लो हमने US गवर्नमेंट से लोन लिया तो वो नेट एक्सटर्नल डेट आ जाएगा, या फिर हमने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लिया या फिर हमने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, तो ये सारी चीजें नेट एक्सटर्नल डेट में आ जाएगा, जो हमारे कंट्री के बाहर से आते हैं, आउटसाइड द कंट्री, आउट ऑफ कंट्री, कंट्री के बाहर से आ रहा है ये लोन। ठीक है, हाँ, फिर अदर रिसीट भी होती है जैसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं या सेविंग बॉन्ड्स होते हैं। ये भी बेसिकली क्या है? गवर्नमेंट के अकाउंट पे एक लोन चढ़ जाता है। क्यों? यहाँ पे इस केस में जो बॉन्ड्स वगैरह बेचे जाते हैं, तुम समझना, ये लोगों ने लोन दिया है, किसको? उसकी गवर्नमेंट को। ठीक है, यानी इंडिया के लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या दिया है? लोन दिया है, तो इसी का रिप्रेजेंटेशन है ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल्स, तो इसको बोलते हैं डेट रिसीट। तो गवर्नमेंट के पास इतने सारे सोर्सेस से पैसा आता है। ठीक है, ये कम नहीं हो रहा। अब ये जो पैसा आता है इसमें से ये जो रेवेन्यू रिसीट है ये वापस तो देना ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है टैक्स कलेक्ट करना, बट ये जो डेट रिसीट है ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? फ्यूचर में रीपे करना पड़ेगा। ठीक है, ये रीपेमेंट करना पड़ेगा।
नॉन डेट कैपिटल भी रिपेबल नहीं होती, क्योंकि वो लोन नहीं है किसी प्रकार का कि तुम्हें वापस देना पड़े। ठीक है, तो ये सारे सोर्सेस होते हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट को क्या आता है, पैसा आता है। अब हम देखेंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, जो गवर्नमेंट खर्चा करती है उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। इफेक्टिव पब्लिक मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट इज क्रूशियल फॉर टू फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंश्योरिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग अलाइंस विद सस्टेनेबल मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, मतलब वो सस्टेन करना चाहिए, इतना ही हमें कैसा या ऐसा ही हमें क्या करना है, एक्सपेंडिचर करना है। बेसिकली जो इकोनॉमी बनी है, जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर बना है, वो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर और स्ट्रांग होना चाहिए, हमारी इकोनॉमी और आगे बढ़नी चाहिए, इतना ही हमें या ऐसा ही हमें एक्सपेंडिचर पैटर्न रखना है। ठीक है, तो उस हमारा जो एक्सपेंडिचर है उसका पर्पस क्या रहता, सबसे पहले तो इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी जो रिसोर्सेस हमें एलोकेट करने उसका मैक्सिमम बेनिफिट अपने को मिलना चाहिए। ठीक है, बेनिफिशियल होना चाहिए। फिर जो ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना है वो कम से कम पैसे में अचीव होना चाहिए। फॉर एग्जांपल तुम बोलोगे कि सर एजुकेशन बढ़ाना है, तो एजुकेशन बढ़ाने के लिए दो तरीके हो सकते हैं कि एक तो तुमने बहुत सोच समझ के खर्चा किया और बहुत कम कॉस्ट में वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, या तुमने रेकलेस स्पेंडिंग कर दी, बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया और फिर ऑब्जेक्टिव अचीव किया। तो हमें ये देखना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव जितने भी कम पैसे में पॉसिबल हो उतने कम पैसे में हम ये ऑब्जेक्टिव अचीव कर ले। और नेक्स्ट होता है इम्पैक्ट रिडक्शन, अवॉइड नेगेटिव इकोनॉमिक इफेक्ट्स लाइक हायर टैक्सेस, लोअर ग्रोथ एंड फ्यूचर डेट बर्डन। तुम्हें फिस्कल पॉलिसी या एक्सपेंडिचर ऐसे कभी भी मैनेज नहीं करना है जिससे टैक्सेस बढ़े और तुम्हारे ग्रोथ कम हो जाए। ठीक है, तो ये निगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, अपन ने देखा था फिस्कल पॉलिसी के। कभी कभी अगर तुमने बराबर से ये पॉलिसी नहीं लगाई तो उसके निगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। ये यूनिट 4 में अपन पढ़ने वाले वैसे, तो तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, प्री बजट मीटिंग्स। वापस हम बजट के जब डिस्कशन हो रहा था, बजट की जब प्लानिंग हो रही थी उस स्टेज में आ गए। यहाँ पे कौन से साइड की बात करने वाले अपन, एक्सपेंडिचर साइड की बात करने वाले। सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर लीड्स बजट डिस्कशन विद डिपार्टमेंट्स रिव्यूइंग ऑल प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। ये जो सेक्रेटरी ऑफ एक्सपेंडिचर रहते हैं वो क्या करते हैं कि हर डिपार्टमेंट ने जो एक्सपेंडिचर की शीट भेजी है, जो सर्कुलर के थ्रू भेजी थी या सर्कुलर के रिस्पॉन्स में भेजी थी, उसको रिव्यू करते। ठीक है, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल डॉक्यूमेंट समराइजेस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूडिंग डेटा ऑन ऑल डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स जो रहते उसमें सारी जो इंफॉर्मेशन रहती डिपार्टमेंट की कि कहाँ कहाँ पे खर्च किया, कौन से मिनिस्ट्री ने कितना खर्च किया, वो सारा वहां पे लिखा हुआ रहता। अब हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बजट एक्सपेंडिचर की। सबसे पहले सेंटर का एक्सपेंडिचर, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, खुद सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स रन करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही खर्चा करता है, तो वो हो जाएगा सेंटर से एक्सपेंडिचर। और दूसरी होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंटर से एक्सपेंडिचर क्या होता है समझना। अब सेंटर एक्सपेंडिचर यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद खर्चा किया, खुद स्कीम्स रन करके। ठीक है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लस स्टेट गवर्नमेंट ने मिलके स्कीम चलाई, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया, उन स्कीम्स को बोला जाता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। अब सेंटर्स एक्सपेंडिचर में क्या आता है, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स एंड अदर एक्सपेंडिचर। ये क्या क्या होता है ये अपन नीचे पढ़ेंगे। और फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, फाइनेंस कमीशन ने बोले हुए ट्रांसफर। सर फाइनेंस कमीशन क्या बोलता है, फाइनेंस कमीशन बोलता है कुछ हिस्सा किसको देना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट्स को देना पड़ेगा। और अदर ट्रांसफर, अगर डिमांड फॉर ग्रांट आया किसी और चीजों का तो वो भी देना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने डिस्क्रिशन पे, तो वो भी सब किस में आ जाएगा, अदर ट्रांसफर्स में आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे इस्टेब्लिश एक्सपेंडिचर क्या होता है उसकी। इस्टेब्लिश एक्सपेंडिचर यानी जो गवर्नमेंट की बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती है और उसके अंदर बहुत सारे ऑफिसेस आते हैं, तो उन ऑफिसेस के डे टू डे एक्टिविटीज के लिए खर्चा करना पड़ता है, जो एक तरीके का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या बोला जाता है, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर। यानी जो ऑफिसेस को रन करने के लिए किया हुआ खर्चा है वो इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर में गिना जाएगा। फिर आता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, ऐसी स्कीम जो पूरी की पूरी फंडेड है सेंट्रल गवर्नमेंट से और जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ही लागू करता है, उसे बोला जाता है सेंट्रल स्कीम्स। ठीक है, या सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। ठीक है,
यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। फिर नेक्स्ट आता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स यानी ऐसी स्कीम्स जहाँ पे अभी बोला मैंने स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके स्कीम्स चलाती है। मोस्ट ऑफ द फंडिंग कौन देती है? मोस्ट ऑफ द फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। इनका बेसिकली रेशियो रहता, कभी 50:50 का रेशियो रहता, कभी 25:75 का रेशियो रहता, कभी 20:80 का रेशियो रहता। तो ये रेशियो अलग अलग चेंज हो जाते, कभी 10:90 का रेशियो रहता है। तो कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट खर्च करता है और मोस्ट ऑफ द हिस्सा कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है इस केस में। इसका एग्जाम्पल है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 25% स्टेट स्पॉन्सर्ड रहती है स्कीम और 75% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड रहती है। 75% जो खर्चा आता है रोड कंस्ट्रक्ट करने का वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 25% जो खर्चा आता है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का भी अपने को क्या देखने को मिलेगा? इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों का डिस्टिंक्शन, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये जानना एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जानना एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। आगे आते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर इफेक्ट्स। पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है उसका क्या क्या इफेक्ट होता है वो जानते हैं। सबसे पहले अगर तुम एक्सेसिव स्पेंडिंग करते हो यानी गवर्नमेंट एक्सेसिव स्पेंडिंग करती है लोगों के ऊपर तो क्या हो सकता है? सबसे पहले लार्जर डेफिसिट। लार्जर डेफिसिट, डेफिसिट यानी क्या कि सर एक्सपेंडिचर माइनस इनकम, ये इनके बीच में यानी एक्सपेंडिचर और इनकम का गैप, इसको ही क्या बोला जाता है? डेफिसिट। और ये डेफिसिट को मीट करने के लिए क्या लेना पड़ता है? सर लोन लेना पड़ता है। तो इससे क्या हो जाएगा? डेट बर्डन कंट्री के ऊपर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हायर टैक्सेशन। अब पैसा अगर ज्यादा खर्च करोगे तो ज्यादा पैसा लाना भी पड़ेगा, ज्यादा रेवेन्यू लेना पड़ेगा, तो उसके लिए टैक्सेशन, ज्यादा टैक्स वसूल करना पड़ेगा। अब तुम ज्यादा टैक्स अगर वसूल करोगे तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम कम होने से क्या कम होती है? सर डिमांड कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट रिड्यूस रिसोर्सेज फॉर अदर सेक्टर। अगर तुम किसी एक सेक्टर पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हो तो दूसरे सेक्टर के लिए पैसा नहीं बचता, जिसकी वजह से दूसरे सेक्टर की डेवलपमेंट नहीं होती। और वैसे बोला था कि डेफिसिट की वजह से क्या होता है? डेट बर्डन हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। तो डेफिसिट और डेट बर्डन कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड है, ये चीज समझना। इफेक्टिव मैनेजमेंट सीक्स टू मिनिमाइज दिस एडवर्स इफेक्ट बाय प्रायोरिटाइजिंग फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये जो फिस्कल पॉलिसी है ये रिस्पॉन्सिबली रन करनी पड़ेगी, नहीं तो क्या हो जाएगा? ये सारे निगेटिव इफेक्ट्स अपने को देखने को मिलेंगे। अब आता है पब्लिक डेट मैनेजमेंट। ये निगेटिव इफेक्ट्स ना हो और हमारा जो लोन है यानी गवर्नमेंट ने लिया हुआ जो लोन है एक लिमिटेड अमाउंट में रहे, इसके लिए क्या रहता है? पब्लिक डेट मैनेजमेंट रहता है। पब्लिक डेट मैनेजमेंट क्या है कि इट इज डेट इनक्योर्ड बाय पब्लिक डेट। क्या है ये तो पता ही है अपने को सर, ये गवर्नमेंट का लोन है जो गवर्नमेंट ने लिया है। एक तो अपने कंट्री के सिटीजन से लिया होगा, ये भी हो सकता है कंट्री के सिटीजन से, या कंट्री के बैंक से लिया होगा लोन, या फिर आउटसाइड कहीं से लिया होगा, जैसे आईएमएफ से लिया होगा, वर्ल्ड बैंक से लिया होगा। तो ये जो लोन गवर्नमेंट ने लिया है अपने लिए खर्च करने के लिए, अपने ऊपर, हमारे सिटीजन्स के ऊपर खर्च करने के लिए, तो वही होता है पब्लिक डेट, ठीक है। अब पब्लिक डेट क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। काय की कंटिन्यूअस प्रोसेस? बोरोइंग, सर्विसिंग एंड रीफाइनेंसिंग। अब तीनों चीजें समझेंगे। क्या होता है कि मैंने अगर मान लो जैन 24 में गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू कर दी, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं बाद में गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू नहीं करूंगा। तो ये क्या होता है? जैन 24 में गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कर दिए, फिर और जरूरत पड़ी तो फेब 24 में ट्रेजरी बिल्स इशू कर दिए, ठीक है। फिर मान लो मई 24 में, मतलब 5/24 में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इशू कर दिए। तो ये जो डेट बोरोइंग की प्रोसेस होती है, ये बोरोइंग की प्रोसेस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलती रहती है। फिर जो हमने पहले लोन लिया था, कभी लोन लिया होगा गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू, ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू 5 साल पहले कभी लोन लिया होगा, तो वो रीपे करने की बारी आ गई तो वो रीपे करेंगे, ठीक है। और ये ऐसे रीपेमेंट का साइकिल भी चलते रहेगा। तो लोन लेने का साइकिल और लोन रीपेमेंट का साइकिल हमेशा चलता ही रहता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस बन जाती है।
सर्विसिंग का मतलब क्या है? सर्विसिंग का मतलब है इंस्टॉलमेंट्स पे करना, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट, ठीक है। तो हम अगर लोन लेते हैं तो इंस्टॉलमेंट में वो लोन रीपे करना पड़ता है, या कभी कभी लोन के एग्रीमेंट के हिसाब से कभी लमसम भी पेमेंट करना पड़ सकता है, एक साथ लोन रीपे करना पड़ सकता है, तो उसको बोला जाता है सर्विसिंग। रीफाइनेंसिंग यानी क्या? रीफाइनेंसिंग यानी बेसिकली एक लोन को चुकाने के लिए, ठीक है, ये लोन वन है, ये लोन वन को चुकाने के लिए तुमने लोन टू ले लिया और लोन वन चुका दिया उस लोन टू से आए हुए पैसे से, तो इसको बोला जाता है रीफाइनेंसिंग। तो पब्लिक डेट में ये सारी तीनों चीजें चलती ही रहती है कंटिन्यूअसली, ये चीज याद रखना। हेल्प्स इन फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट एंड स्टेबलाइजिंग इकोनॉमी। तो ये जो डेट मैनेजमेंट है, यानी हमारा जो लोन है उसको प्रॉपरली मैनेज करना, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? हमारे फिस्कल डेफिसिट को, हमारे गैप को मैनेज करने के लिए, प्लस इकोनॉमी को स्टेबलाइज रखने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर एक हद से ज्यादा लोन हो गया तो वो भी इकोनॉमी के लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है, ठीक है। आगे इंपॉर्टेंस, सबसे पहले अपन ने यही देखा था कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है, इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन रहती है और वेलफेयर मेंटेन रहती है। समझना कि अगर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेंगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल वेलफेयर देखने को मिलेगी। अगर मैक्रो इकोनॉमी ही तुम्हारी स्टेबल नहीं है, तुम्हें ग्रोथ और सोशल वेलफेयर देखने को नहीं मिलेगा। डेब्ट स्टेबिलिटी इज अ वाइटल इंडिकेटर फॉर कंट्रीज फिस्कल हेल्थ, ठीक है। तुम्हारी इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है, ये इस चीज से भी पता चलता है कि तुम्हारे नेशन का डेट लेवल कितना है। इसके लिए एक रेशियो रहता है, पब्लिक डेट टू जीडीपी, पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो, ठीक है। ये रेशियो रहता है, इसमें क्या होता है कि हमने हमारे जीडीपी के कितने परसेंट लोन लिया है, ये सारी चीजें कैलकुलेट होती है। अगर हमने हमारे जीडीपी से बहुत ज्यादा गुना लोन लिया है, 3 गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा हमारे कंट्री के जीडीपी से लोन लेके बैठे, तो बहुत एक्सेसिव हो जाता है और रीपेमेंट के वक्त दिक्कत आ सकती है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द जो ऐसे केसेस में होता है ना कि मोस्ट ऑफ द जो हमारा इनकम होता है वो इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाएगा, ठीक है। अब कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक डेट, पब्लिक डेट में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? एक तो आता है इंटरनल, दूसरा आता है एक्सटर्नल। इंटरनल यानी क्या समझते? इंटरनल यानी ऐसा डेट जो हमारे कंट्री के किसी कॉरपोरेशन से लिया है, किसी बिजनेस हाउस से लिया है, या हमारे कंट्री के इंडिविजुअल सिटीजन से लिया है, इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल रेसिडेंट से लिया है, तो उसको बोला जाएगा इंटरनल डेट। यानी हमें बॉर्डर के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी अपने कंट्री के, हमने अंदर से ही पैसा रेस कर दिया, अंदर से ही लोन रेस कर लिया, तो वो हो जाएगा इंटरनल डेट। इंटरनल डेट इज रेस फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है। इसमें मार्केट बेस्ड सिक्योरिटीज भी होती है और फिक्स रेट इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं। मार्केट बेस्ड सिक्योरिटीज यानी एग्जांपल मैं बहुत बार दे चुका हूँ, टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, मार्केट बेस्ड सिक्योरिटीज, और इंस्ट्रूमेंट्स यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जैसे फिक्स रेट इंस्ट्रूमेंट, सेविंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ट्रेजरी बिल्स एंड डेटेड सिक्योरिटीज, और इसका पर्पस क्या होता है? ऑफ कोर्स जो पैसा हमने ज्यादा खर्च किया और हमारा इनकम कम आया, उसके बीच में जो गैप है, वो गैप को मिटाने के लिए अपने को क्या लेना पड़ता है? लोन लेना पड़ता है। नेक्स्ट, अगर मोस्ट ऑफ द डेट इंडिया का 95 से 98% जो डेट है वो इंटरनल सोर्सेस है, मतलब हम बाहर नहीं जाते, हमारे गवर्नमेंट को अगर लोन की जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट इंटरनल डेट से ही मोस्ट ऑफ द लोन जितना चाहिए उतना रेस कर लेती है। फिर कभी कभी कुछ केसेस में, कुछ लार्ज प्रोजेक्ट्स में एक्सटर्नल डेट की मदद लेनी पड़ सकती है, ठीक है। तो इंटरनेशनल सोर्सेस को यूज किया जाता है, मल्टीलैटरल एजेंसीज जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे इन सारी इंस्टीट्यूशंस की मदद ली जाती है। अब इसमें रिस्क क्या होता है समझना, हमने जो लोन लिया है वो सामने वाले ने हमें डॉलर में दिया है, और हमें जब उसे रीपे करना होगा वो तब भी डॉलर में रीपे करना होगा। तो मान लो हमने $1000 का लोन लिया था, $1000, तभी रेट चल रहा था 80 रुपए, तो ये कितने हो गए? 80,000 रुपए। तो 80,000 रुपए का लोन लिया हमने, ठीक है, 80,000 रुपए का लोन लिया। अब 2 साल बाद हम जब रीपे करने जा रहे हैं 80,000, तो अपने को पता चला कि 80,000 नहीं रीपे करने, उसको तो डॉलर में ही रीपेमेंट करना पड़ेगा, तो अपने को $1000 उसको रीपे करने। बट तब का रेट मान लो हो गया 90 रुपए, तो ऐसे केस में उसको 80,000 रीपे नहीं करने पड़ेंगे, उसको 90,000 रीपे करने पड़ेंगे। मतलब हमें हो जाएगा 10,000 रुपए का लॉस, और 10,000 रुपए का लॉस कौन सा होगा? फॉरेन एक्सचेंज लॉस। ये हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज लॉस। तो 10,000 रुपए का हमें फॉरेन एक्सचेंज लॉस हो जाएगा फॉरेन डेट लेने से, तो इसीलिए इसमें रिस्क रहता है। और फिक्स इंटरेस्ट रेट के हिसाब से
अगर ले तो इसमें वोलेटिलिटी कम होती है। वोलेटिलिटी यानी डेट कितना रीपे करना है, उसमें फ्लक्चुएशंस कम होते हैं अगर फिक्स इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ले तो। ठीक है, नेक्स्ट ये समझ गया इंटरनल और एक्सटर्नल। फिर आता है पब्लिक डेट मैनेजमेंट। मीनिंग क्या है? पब्लिक डेट मैनेजमेंट यानी क्या है कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है और हमारा जो पब्लिक डेट का लेवल है उसे मैनेज करना। ठीक है, उसके कंपोजिशन देखना कि कितना इंटरनल से आया है, कितना एक्सटर्नल से आया है, कितना लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, कितना शॉर्ट टर्म के लिए है, उसका कंपोजिशन डिसाइड करना, उसकी मैच्योरिटी डिसाइड करना। मैच्योरिटी यानी लॉन्ग टर्म की मैच्योरिटी ज्यादा होती है, 1 साल से 30 साल तक होती है, शॉर्ट टर्म की मैच्योरिटी 1 साल से कम होती है। तो ये मैच्योरिटी को मैनेज करना, क्योंकि ऐसा ना हो कि सभी लोन का रीपेमेंट एक ही वक्त देना पड़ जाए, एक ही समय पे आ जाए रीपेमेंट, एक समय पे नहीं आ जाए। और कब और कैसे पैसे लौटाने हैं इसकी भी प्लानिंग कहाँ पे आती है? पब्लिक डेट मैनेजमेंट में। तो क्या क्या आता है कि कितना हमें लोन रखना है, उसका कंपोजिशन क्या रखना है, कितना अंदर से कितना बाहर से, ठीक है, मैच्योरिटी कैसे रखनी है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, और रीपेमेंट के शेड्यूल्स कैसे रखने हैं, रीपेमेंट कैसा करना है, कितना करना है, कौन से समय पे करना है। अब इसका मेन मोटिव क्या रहता है? कॉस्ट मिनिमाइजेशन। सर जब लोन ले रहे तो कॉस्ट क्या रहता? हमारा इंटरेस्ट ही लोन लेने का कॉस्ट रहता। ठीक है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, जितना लिया है उतना अगर वापस देते तो कॉस्ट कुछ भी नहीं रहता, बट इंटरेस्ट हमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, तो ये इंटरेस्ट होता है कॉस्ट। अब हमारा एम होता है कि इस कॉस्ट को हम जितना हो सके उतना कम रखें। ठीक है, और फिर आता है रिस्क मिटिगेशन। रिस्क मिटिगेशन यानी क्या कि कभी कभी लोन ज्यादा लेने से रिस्क होता है, या कभी कभी रीपेमेंट की वजह से, अचानक रीपेमेंट आने की वजह से रिस्क आ सकता है कि हम खुद को, हमारे पास अगर पैसे नहीं हुए तो बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ सकती है। तो ऐसे केसेस में लोन की वजह से आने वाला रिस्क भी क्या करना पड़ेगा? हमें मैनेज करना पड़ेगा। पहले तो कॉस्ट कम करना पड़ेगा, और दूसरा क्या करना पड़ेगा? रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। और ये किसके रिगार्डिंग? ये सब बोरोइंग के रिगार्डिंग होगा। ठीक है, समझा? आगे ऑब्जेक्टिव्स किसके? सर पब्लिक डेट मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले लोएस्ट कॉस्ट पे खरीदना है, और डेट को मेंटेन करना है एक सस्टेनेबल लेवल पे, और प्रमोट वाइब्रेंट बॉन्ड मार्केट, मतलब तुम्हारे मनी मार्केट को मैनेज करना है। मनी मार्केट, अब ये मनी मार्केट को प्रमोट करने की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट या आरबीआई की रहती है। मान लो मनी मार्केट में बॉन्ड्स खरीदने वाले तो अवेलेबल है, बायर्स अवेलेबल है, बट कोई बेचने वाला, कोई कंपनी अवेलेबल नहीं है, कोई कंपनी सामने नहीं आ रही जहां पे एज अ सेलर का रोल परफॉर्म करे। तो ऐसे केस में आरबीआई को एज अ सेलर का रोल परफॉर्म करना पड़ता है, और यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स को बेचना पड़ता है इन ऑर्डर टू प्रमोट दिस मनी मार्केट। इस मनी मार्केट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट को ये सारी चीजें करनी पड़ सकती है। ठीक है, अब पिलर्स ऑफ दिस स्ट्रेटेजी, 3 पिलर्स है, बहुत ही सिंपल है कि सर कॉस्ट कम करेंगे, रिस्क को मैनेज करेंगे, और मार्केट को डेवलप करेंगे। ये तीनों स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक डेट मैनेजमेंट में 3 स्ट्रेटेजी। कौन सी 3 स्ट्रेटेजी? सर हम जो लोन लेने वाले हैं उसका कॉस्ट कम से कम रखने की कोशिश करेंगे, सेकंड स्ट्रेटेजी हमारी रिस्क कम से कम रखने की कोशिश करेंगे, और तीसरी स्ट्रेटेजी मनी मार्केट को प्रमोट करेंगे ताकि वो मनी मार्केट आगे चल के बहुत डेवलप हो। क्योंकि जब तुम्हारी मनी मार्केट डेवलप होंगी तुम्हारी इकोनॉमी की, तब इकोनॉमी के ग्रोथ में वो मदद करेगी हमारे कंट्री के। ठीक है, अब आगे कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन इस डेट मैनेजमेंट के लिए इन्वॉल्व रहती है? तो सबसे पहला आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, जो ट्रेजरी बिल्स इशू करता है और सिक्योरिटीज इशू करता है। ठीक है, ट्रेजरी बिल्स इशू कौन करता है? आरबीआई। अब ये चीजें समझना, ये मैनेजमेंट की सारी जिम्मेदारी प्राइमरीली किसके पास होती है? प्राइमरीली आरबीआई के पास होती है। तो ये प्राइमरी पब्लिक डेट मैनेजमेंट है। ठीक है, और ये लोन देने की भी कोई लोन देने प्रोवाइड करता है, सॉरी लोन प्रोवाइड करता है वो किसको? स्टेट्स को, बाय वेज एंड मींस एडवांटेज। ये शॉर्ट टर्म डेट की अगर कभी कभी किसी स्टेट को जरूरत पड़ जाए तो आरबीआई से लोन लिया जा सकता है, और उसको बोलते हैं वेज एंड मींस एडवांसेस। ठीक है, किससे किसमें ये हो रहा है? आरबीआई टू स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ट्रांजेक्शन। तो ये आ रहेगा तुम्हारा एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तुम्हारे एक्सटर्नल डेट को मैनेज करता है, वापस एमसीक्यू का पॉइंट। ठीक है, सॉरी,
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या मैनेज कर रहा है, तुम्हारे एक्सटर्नल डेट को। वेज एंड मीन्स एडवांसेस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस केस में, और ट्रेजरी बिल्स की जिम्मेदारी किसकी है, आरबीआई की। ये सब एमसीक्यू पॉइंट है, ठीक है। आगे फिर बजट डिवीजन रहता है। बजट डिवीजन किसके अंडर आता है, बजट डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। और बजट डिवीजन क्या देखती है, स्मॉल सेविंग्स और डिपॉजिट और रिजर्व फंड जो गवर्नमेंट के पास है उसका देखभाल कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर जो बजट डिवीजन आता है वो देखता है। और लास्ट में इंटरनल डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, वो डोमेस्टिक डेट को सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे इस टेबल में एमसीक्यू बनेंगे, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये टेबल एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ, तो इसीलिए ये टेबल एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट की। कहीं पे ये आया है क्या, बिल्कुल आया है सर। बजट डॉक्यूमेंट्स में जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें से दो डॉक्यूमेंट ये एक्ट रेफर करता है कि बजट में होने चाहिए, ठीक है। इस एक्ट को बनाया क्यों गया था, समझना। इस एक्ट को बनाया गया था कि पहले तुम्हारी जो फिजिकल इक्विटी है वो फिजिकल इक्विटी बने रहे। ऐसा नहीं कि तुम फिजिकल डिपॉजिट को एकदम बहुत हाई लेवल पे लेके चले जाओ, ठीक है। दूसरी चीज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहे, इकोनॉमी स्टेबल रहे, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इन फिजिकल ऑपरेशन, तुम जो एक्सेस पैसा खर्च कर रहे हो, गवर्नमेंट जो एक्सेस पैसा खर्च कर रही है वो कहाँ कहाँ पे जा रहा है, वो किसको दिया जा रहा है, वो किस डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंडर खर्च हो रहा है, किस वजह से फिजिकल डेफिसिट हमारा कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें देखने की जिम्मेदारी किसकी है, एफआरबीएम की, ठीक है। नेक्स्ट, रिडक्शन इन डेफिसिट एंड डेट एट सस्टेनेबल लेवल्स। अपने को क्या मैनेज करना है, जो हमारा डेफिसिट है वो सस्टेनेबल लेवल पे और हमारा डेट भी सस्टेनेबल लेवल पे मैनेज करना है। एक्चुअली अगर हमने डेफिसिट मैनेज कर दिया तो डेट अपने सस्टेनेबल लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। तो एफआरबीएम एक्ट कब बनाया गया था, 2003 में। ये भी एक एमसीक्यू पॉइंट बनेगा। एफआरबीएम एक्ट के दो डॉक्यूमेंट होते हैं बजट में, जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का रिपोर्ट देखता है और फिजिकल डेफिसिट के बारे में दूसरा डॉक्यूमेंट होता है। तो दो डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करता है और दूसरा डॉक्यूमेंट फिजिकल डेफिसिट की बात करता है, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट आता है पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल। पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल, समझना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। बेसिकली अगर देखोगे तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती, डेट को मैनेज करने की आरबीआई की रहती। बट यहाँ पे जो डेट मैनेज करने की कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थोड़ी शिफ्ट कर दी गई है किसकी तरफ, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल, और वो क्या क्या करता है, ये कहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर आ रहा है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। इसका काम क्या है कि मीडियम टर्म डेट की जो स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी बनाना। ये स्ट्रेटेजी 3 से 5 साल के लिए बनाई जाती, 3 to 5 ईयर्स के लिए ये स्ट्रेटेजी बनाई जाती कि हम कैसा कैसा डेट लेने वाले हैं और किस किस चीजों के लिए उसमें को खर्च करने वाले हैं। अब यही स्ट्रेटेजी की बात की है 21 से 24 तक, मतलब सर 4 ईयर के लिए बनाई। रेज डेट एट लोअर कॉस्ट, डेट मैनेजमेंट का वही एम है कि लोअर कॉस्ट में डेट को रेस करना है, और अनइंटरप्टेड फाइनेंसिंग टू गवर्नमेंट ऑपरेशन। गवर्नमेंट जो काम कर रही है, ठीक है, जो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर है उस एक्सपेंडिचर के लिए उनको कंटिन्यूअसली क्या मिलनी चाहिए, फाइनेंसिंग मिलती रहे जब नेसेसरी हो तब। ये किसका काम है, मीडियम टर्म डेट स्ट्रेटेजी का, कि कॉस्ट लो रखना है और जितना लोन चाहिए उतना लोन मिल भी जाना चाहिए, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी हर 3 से 5 साल के बीच में बनाई जाती है। तो अगर एमसीक्यू आया कि पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल तो किसके अंडर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। किसमें आएगा ये, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही ये डिपार्टमेंट आता है, ठीक है। तो लिख के ही रख देता हूं मैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और फिर इसके अंडर आता है पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल, और उसके अंडर बनाई जाती है मीडियम टर्म डेट स्ट्रेटेजी, MTDS, ठीक है। तो ये ऐसी हायरार्की को याद रखना है। नेक्स्ट, अब क्या है, अब छोटी छोटी टर्म्स दी है जो बजटिंग के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले बैलेंस बजट। बैलेंस बजट यानी क्या, बैलेंस बजट यानी व्हाइट में लिखता हूँ, चलो,
बैलेंस बजट यानी जहां पे हमारा रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर इक्वल है कि सर 1200 लोगों से लिए थे और 1200 का ही खर्चा किया। ये किसने सजेस्ट किया था बैलेंस बजट? सर बैलेंस बजट सजेस्ट किया था एडम स्मिथ ने। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए मार्केट में। तो इससे क्या होगा सर, जितना उठाया था उतना ही खर्च कर दिया तो हमारे पास कुछ बचा नहीं, एक्स्ट्रा का हमने खर्च भी नहीं किया और हमारे पास कुछ बचा नहीं, तो डेफिसिट भी नहीं रहेगा और सरप्लस भी नहीं रहेगा इस बजट में। तो इस बजट में कभी भी कंट्री के ऊपर डेट तैयार नहीं होगा, डेट जीरो रहेगा। ठीक है। फिर आता है अनबैलेंस बजट। अनबैलेंस बजट दो टाइप के रहते हैं। एक तो सरप्लस बजट। सरप्लस बजट में लोगों से ज्यादा पैसा ले लिया, मान लो 1200 ले लिए और लोगों के ऊपर कम पैसा खर्च किया, 1000 ही खर्च किए, तो इससे क्या हो गया कि सर 200 रुपए हमारे पास बच गए। इस 200 रुपए को ही क्या बोलते हैं? सरप्लस बोलते हैं। अब ये सरप्लस किसके लिए यूज होता है? जनरली ये सरप्लस तुम्हारे प्रीवियसली जो तूने डेट उठाया था उसको रीपे करने के लिए यूज होता है। तो इससे जो नेशनल डेट है वो नेशनल डेट का लेवल कम हो जाता है। इससे उल्टा होता है डेफिसिट बजट, जहां पे पैसा कम आया है, टैक्सेस से पैसा कम आया है या अदर सोर्सेस से पैसा कम आया है, बट वो उससे ज्यादा हमने खर्च किया है। तो 1000 रुपए आए थे और हमने 1200 रुपए खर्च किए, तो हमने 200 रुपए एक्स्ट्रा खर्च किए। अब ये जो 200 रुपए एक्स्ट्रा खर्च किए ये कहाँ से लाने पड़ेंगे? सर इसके लिए लोन लेना पड़ेगा, तो हमारा नेशनल डेट लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। तो बैलेंस बजट और अनबैलेंस बजट, अनबैलेंस बजट में दो, कौन सा? सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट, याद रखना। नेक्स्ट आता है कैपिटल रिसीट। मैंने ये पहले अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। ऐसी रिसीट जो डेली नेचर या डेली टास्क से नहीं आती, मतलब टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करना ये गवर्नमेंट का डेली टास्क है, उससे नहीं आती, और ये जब अमाउंट आती है फ्रीक्वेंट नहीं रहती, इनफ्रीक्वेंट रहती, और ये जब आती है तो लमसम आती है, बहुत लार्ज पोर्शन में आती है, तो उसको जनरली बोला जाता है कैपिटल रिसीट। अगर तुम्हें याद है तो अपन ने अभी डिस्कस किया था कैपिटल रिसीट में क्या क्या आता है। सर कैपिटल रिसीट में डाइवेस्टमेंट आता है, किसी ने लोन रीपे किया तो वो चीज आती है, या हमने लोन उठाया तो वो भी आती है किसमें? कैपिटल रिसीट में। अब कैपिटल रिसीट लीड्स टू रिडक्शन ऑफ एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटीज। इससे किसमें फर्क पड़ता है? हमारे गवर्नमेंट के एसेट एंड लायबिलिटीज में फर्क पड़ता है। जैसे मान लो तुमने डाइवेस्टमेंट किया या डिसइन्वेस्टमेंट, एक ही वर्ड होता है ये, ठीक है, डाइवेस्टमेंट। अब डाइवेस्टमेंट किया तो क्या हो जाएगा? सर डाइवेस्टमेंट किया तो हमारी जो फिक्स एसेट है गवर्नमेंट की, कोई कंपनी वगैरह है, वो फिक्स एसेट कम हो जाएंगी और क्या बढ़ जाएगा? ऑफ कोर्स पैसा आएगा तो कैश बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, लायबिलिटीज भी कम ज्यादा हो सकती है। अगर तुमने लोन रीपे कर दिया सामने वाले को, ठीक है, या सामने वाले ने तुम्हें लोन रीपे कर दिया, तो लोन्स एंड एडवांस नाम की एसेट क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। ठीक है। डाइवेस्टमेंट, बोरोइंग्स क्या है? बोरोइंग्स उठाना, ये रिसीट का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, सॉरी, बोरोइंग्स भी रिसीट का पार्ट होगा, सॉरी, हाँ, बोरोइंग्स भी रिसीट का पार्ट होगा। अगर तुमने लोन लिया है तो लोन लेना तुम्हारा रोज का काम है क्या? नहीं सर, लोन लेना हमारा रोज का काम नहीं है। कभी कभी हम लोन लेते हैं जब हमको जरूरत पड़ती है और वन टाइम पेमेंट मिलता है अपने को बहुत लमसम अमाउंट में, तो लोन लेने से क्या हो जाता है? लोन लेने से तुम्हारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। तो लोन लेना या लोन कलेक्ट करना भी अपना डेली का काम नहीं है, तो बोरोइंग्स भी आ जाएगा। और रिकवरीज ऑफ लोन, जो हमने सामने वाले को लोन दिया है वो अगर रीपे हो गया तो इसको ये किस में आ जाएगा? लोन्स एंड एडवांसेस में। ठीक है। फिर आती है रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट यानी सर जो पैसा आता है और हमारा लेना रोज का काम होता है, वो पैसा कलेक्शन का हमारा मेन बिजनेस है, तो वो है। इसमें एसेट एंड लायबिलिटीज चेंज नहीं होती। बेसिकली ये तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को, यानी गवर्नमेंट के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को अफेक्ट करता है, और ये कैपिटल रिसीट गवर्नमेंट के बैलेंस शीट को अफेक्ट करती है। तो जो हमारे टैक्सेस का कलेक्शन का काम है वो हमारा डेली काम है सर, वो हमारा मेन काम है। और तो ये सब किस में आ जाएगा? रेवेन्यू रिसीट में। और नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज जैसे डिविडेंड वगैरह भी सर ये मान आके डेली में नहीं आते, बट ये छोटे अमाउंट में आते हैं, छोटे सम में आते हैं। और जनरली डिविडेंड्स अगर आता है तो किसको हिट करते हैं? पीएनएल को हिट करते हैं, और पीएनएल के सारी चीजें किसमें आएंगी? रेवेन्यू रिसीट में। तो कैपिटल में जो चीजें आएंगी वो बैलेंस शीट को हिट करेंगी, जो रेवेन्यू में चीजें आएंगी वो जनरली पीएनएल के अकाउंट्स को हिट करेंगी, एक तो एक्सपेंडिचर या फिर इनकम। फिर आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक ही बार बहुत बड़ी चीज पे खर्चा किया जो अपने को बहुत सालों तक बेनिफिट देने वाली है, तो वो किस में आ जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। जैसे फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट क्रिएट कर दी, तो वो सब किस में आ जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। फॉर एग्जांपल हमने रेलवे ट्रैक बिछा दिया, तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, एग्जांपल।
इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड एक्विजिशन, इसके सब के लिए पैसा लगता है और बहुत लमसम लगता है। नेक्स्ट आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट के डेली खर्चे होते हैं ऑपरेशंस के लिए, वो सब आ जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट को सैलरी देना, लोन का इंटरेस्ट पे करना, ग्रांट्स प्रोवाइड करना, ये सारा किस में आ जाएगा? एक्सपेंडिचर में। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बताएगा तुम्हें यहाँ पे? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि समझना, जो तुम बोरोइंग कर रहे हो, जो तुम लोन ले रहे हो, जब तुम लोन लेते हो तो बैलेंस शीट को हिट होता है, तो वो कैपिटल रिसीट्स में आएगा। बट जब उस लोन का तुम एक्सपेंडिचर कर, सॉरी, उस लोन का तुम इंटरेस्ट पे करते हो, तो वो इंटरेस्ट पेमेंट रेवेन्यू का पार्ट बनता है। समझ में? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट रीपेमेंट और टेकिंग लोन इज अ कैपिटल रिसीट। समझा? ठीक है, तो ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू कहाँ पे आएंगे ये सारी चीजें, तो ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट वही सर, ज्यादा का कितना खर्चा किया और किससे ज्यादा का? सर जितना पैसा आया था उससे ज्यादा कितना खर्चा किया है, वो हो जाएगा तुम्हारा रेवेन्यू डेफिसिट। अब यहाँ पे समझना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कंपेयर करेंगे रेवेन्यू रिसीट से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कंपेयर करेंगे रेवेन्यू रिसीट से। डिफरेंस क्या है मैं समझाता हूं। ठीक है, अब मैं डेफिसिट डेफिसिट की बात करता हूं, तो तब बात होती है कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, टोटल कितना, सॉरी, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल एक्सपेंसेस, क्या लिख रहा हूं? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो ये डेफिसिट हो जाएगा। बट अगर रेवेन्यू डेफिसिट आता है, रेवेन्यू डेफिसिट, तो वो हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स, और यहाँ पे रेवेन्यू का मतलब क्या है? यहाँ पे रेवेन्यू का मतलब भी रिसीट्स है। ठीक है, रेवेन्यू मतलब पैसा आना बेसिकली। तो जो डे टू डे एक्टिविटी से डेफिसिट क्रिएट होता है, तो वो क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट। नेक्स्ट, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट यानी इस केस में सर रेवेन्यू की भी बात करेंगे और कैपिटल की भी बात करेंगे। तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस माइनस हो जाएगा, एक मिनट, माइनस रेवेन्यू रिसीट्स माइनस कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, बट एक चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखना, इस कैपिटल रिसीट में एक चीज छोड़ देना, बोरोइंग्स। जो लोन तुम लेते हो, जो लोन तुम लेते हो, वो चीज छोड़ देना फिस्कल डेफिसिट के कैलकुलेशन के लिए। तो बेसिकली जो लोन छोड़ा है वही तुम्हारा क्या बन जाता है? फिस्कल डेफिसिट। क्यों? क्योंकि जो पैसा हमें कम पड़ता है वही तो हम कहाँ से लेते हैं? लोन से लेते हैं। तो तुम्हारा बोरोइंग ही क्या बनता है? फिस्कल डेफिसिट बनता है। तो ये फॉर्मूला रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू में अभी कैपिटल पार्ट ऐड कर लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड कर लिया और कैपिटल रिसीट्स ऐड कर लिया, बट उस रिसीट में एक चीज छोड़ दी, बोरोइंग छोड़ दी। गवर्नमेंट ने जो बोरोइंग ली है वो कंसिडर नहीं करनी। इसके ऊपर अपन क्या, इसके ऊपर अपन इलस्ट्रेशन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जब इलस्ट्रेशन का सेशन होगा तब सारे इलस्ट्रेशन अपन सॉल्व करने वाले हैं, जितने भी अपने मॉड्यूल में दिए हैं उतने। और कुछ चीजों के इस मॉड्यूल में इलस्ट्रेशंस नहीं दिए बट एमसीक्यू दिए, तो वो एमसीक्यू भी इलस्ट्रेशंस के फॉर्म में ही अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंडिकेट्स टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या बताता है? हमारा फिस्कल डेफिसिट बताता है कि कितना लोन अपने को उठाना है। अभी अपन ने बात की प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट सिंपल सी पार्ट है कि जो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहते ना, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करना है, उसमें से जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट को निकाल देना है। तो फॉर एग्जांपल तुम्हारा फिस्कल डेफिसिट आया था 5,000 करोड़ का,
और ये 5,000 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट इसलिए आया था क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तुमने 200 करोड़ का इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर डाला था, तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर अपने को निकाल देना है। तो क्या हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, तो ये हो जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। समझा, ये हो जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट किसके लिए इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी डेफिसिट तुम्हारे जो करंट फिस्कल या करंट खर्चों का इंबैलेंस है, वो खर्चों का इंबैलेंस निकालने के लिए जरूरी है। क्योंकि जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं वो इंटरेस्ट इसलिए पे कर रहे थे क्योंकि पहले हमने लोन लेके रखा था, वो हमारे आज के खर्चे नहीं है बेसिकली, वो पहले हमने ज्यादा एक्सपेंडिचर किया था, उसका पेमेंट हम आज थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं। बट जो बाकी के टोटल खर्चे होते हैं, प्रेजेंट के खर्चे अगर हमें गिनना है तो अपने को क्या गिनना पड़ता है, प्राइमरी डेफिसिट पे फोकस करना पड़ता है। तो अपन ने 3 तरीके के डेफिसिट देखे। तीन तरीके के डेफिसिट अपन ने देखे। सबसे पहले हमने देखा रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या बोलता है, रेवेन्यू डेफिसिट बोलता है कि आपके पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताओ, मतलब आपके डे टू डे एक्सपेंडिचर बताओ, ठीक है, माइनस करो रेवेन्यू रिसीट्स, मतलब आपका जो डेली कलेक्शन का काम है वो सिर्फ गिनो, और डेली एक्सपेंडिचर जो होते हैं डे टू डे वो सिर्फ गिनो, उससे जो डेफिसिट आएगा वो डेफिसिट कितना होता है उसको बोला जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट। ये रेवेन्यू डेफिसिट ऑप्टिमली 0 होना चाहिए, समझना, ये ऑप्टिमली कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फिर आता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट में वापस से दोनों चीजें आ जाएंगी, यहाँ पे रेवेन्यू तो आएगा ही आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो आएगा ही आएगा, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आएगा, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे खर्चा किया वो भी आएगा। उसको माइनस करेंगे किसमें सर, जो रेवेन्यू की रिसीट है, मतलब ये तो लेंगे ही लेंगे, रेवेन्यू रिसीट, और एक रिसीट माइनस करेंगे, वो क्या रहेंगी, कैपिटल रिसीट। बट कैपिटल रिसीट में एक खर्चा या एक कैपिटल रिसीट कंसीडर नहीं करेंगे, वो कौन सी रहेंगी, बोरोइंग्स। ठीक है, फिर आता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट किसकी बात करता है, प्राइमरी डेफिसिट बोलता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों ले लो, ठीक है, उसको माइनस कर दो रेवेन्यू रिसीट, ठीक है, और कैपिटल रिसीट से, प्लस जो तुमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट डाला था वो इंटरेस्ट क्या कर दो, माइनस कर दो, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन बोरोइंग। तो वो क्या कर दिया अपन ने, माइनस कर दिया, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मूला देखिए तो ये फॉर्मूला क्या है, फिस्कल डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या बनता है, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। तो ये बनता है फाइनल फॉर्मूला। तो ये 3 डेफिसिट याद रखने हैं। कौन से डेफिसिट क्या क्या कैलकुलेट करने में मदद करते हैं, ये देखते हैं कि ये पता करता है कि डेली ऑपरेशंस में या डे टू डे ऑपरेशंस में कितना लॉस हो रहा है, डे टू डे ऑपरेशंस में कितना लॉस हो रहा है। एक्चुअली ये लॉस कभी होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट चलाने के लिए ज्यादा खर्चा लग रहा है और हम उससे टैक्सेस, गवर्नमेंट से टैक्सेस कम वसूल कर रहे हैं, या टैक्सेस या नॉन टैक्स रिसीट कम आ रही है, तो इससे क्या हो जाएगा, कभी हम कैपिटल प्रोजेक्ट्स पे खर्चा ही नहीं कर पाएंगे। तो ये जो डे टू डे लॉस है, ये लॉस तो कभी होना ही नहीं चाहिए, हमारा रेवेन्यू डेफिसिट कभी पॉजिटिव में नहीं होना चाहिए। फिर आता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट काम में आता है ये जानने के लिए कि कितना लोन अपने को लेना है,
ठीक है। और प्राइमरी डेफिसिट ये जानने को आता है कि करंट एक्टिविटीज से कितना डेफिसिट रेज हो रहा है या कितना डेफिसिट तैयार हो रहा है, तो ये प्राइमरी डेफिसिट में आता है। तो तीनों के कैलकुलेशन का एक अलग अलग पर्पस होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम तीनों फंड की बात कर चुके हैं, कंसोलिडेट फंड्स ऑफ इंडिया, कंटिंजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट्स की बात अपन कर चुके हैं। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी अलाउज इन्वेस्टर टू ऑनलाइन एक्सेस गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। ये क्या है कि एक ऑनलाइन पोर्टल है जो अपने को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स को परचेस करने में मदद करती है, ठीक है। ये जानबूझ के मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि तुम्हारे हेड में बार बार वो हैमरिंग होती रहे कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है वो जनरली गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स होती है, ठीक है। आउटकम बजट लिंक्स बजटरी एलोकेशन टू परफॉर्मेंस टारगेट्स। ये क्या है कि तुमने जो पैसा लगाया था उसका कितना आउटकम आया है, ये देखने के लिए आउटकम बजट रहता है, ठीक है। हमने डिसाइड तो कर लिया कि इतना पैसा इस मिनिस्ट्री को देना है, इस मिनिस्ट्री ये प्रोग्राम्स रन करेगी, बट उसका आउटकम क्या है, उसके लिए उससे इकोनॉमी को क्या फायदा हुआ है, ये सब जानने के लिए क्या रहता है, आउटकम बजट, ठीक है। तो परफॉर्मेंस टारगेट कितने परसेंटेज मीट हुए वगैरह ये सारी चीजें देखी जाती। अपन ने एक रिपोर्ट भी देखा था बजट के वेबसाइट पे, तो वो कौन सा था, आउटपुट आउटकम स्टेटमेंट, ठीक है। आउटकम स्टेटमेंट बजट की साइट पे अपन ने देखा था। थैंक यू। बाय टॉमी। बाय। थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू।